फर्स्ट राउंड खत्म होता है। रॉक कहता है कि वो अब भी मेरी टक्कर का नहीं है, ये थकान के कारण हाफ रहा है। जे का फादर समझ चुका है। इसके बाद सेकंड राउंड शुरू होता है। जे सोचता है कि मेरी ट्रेनिंग रंग ला रही है, मेरे मूव सही में काम कर रहे हैं। इसके बाद वो रॉक पर पंच थ्रो करने लगता है। वो सोचता है कि मेरे पास अपर हैंड है, रॉक डिफेंसिव खेल रहा है और मैं जानता हूँ कि मेरे पास ज्यादा पॉइंट्स है, मैं इस मैच को जीत सकता हूँ, मैं एक कर सकता हूँ। रॉक पंच मारता है, जे उसे डॉज करता है। वो सोचता है कि मुझे अपने फुटवर्क का इस्तेमाल करना है। और वहीं कोच किम जे की परफॉर्मेंस देखकर बहुत खुश है। और वहीं जे का फादर सोचता है कि ये सही नहीं हो रहा, कम ऑन, अभी तक तुम्हें पता चल जाना चाहिए था किम। किम सोचता है कि जे प्रैक्टिस मैच से भी अच्छा कर रहा है। मुझे इस बात का डर लग रहा है कि जे का अपोनेंट उसके लेवल से बहुत ऊपर है, पर जे इस मैच को डोमिनेट कर रहा है। अगर वो ऐसे ही चलता रहा तो वो इस मैच को जीत सकता है। और ऐसे राउंड 2 भी खत्म होता है। किम कहता है कि तुम अच्छा कर रहे हो, पर तुम ज्यादा एक्साइटेड मत हो, बस इसी स्पीड में गेम को खेलो। तुम दोनों के स्कोर पर क्लियर डिफरेंस है। वो इस राउंड में ये गेम खत्म करने की सोचेगा, इस बात का ध्यान रखना। पर तभी वो नोटिस करता है कि जे बहुत थका हुआ नजर आ रहा है। वो सोचता है कि ये इतना थका हुआ क्यों लग रहा है, मैंने तो श्योर किया था कि इसमें स्टेमिना बना रहे। अभी तो सिर्फ सेकंड राउंड खत्म हुआ है, अभी तो इसे नहीं थकना चाहिए था। तभी उसे रियलाइज होता है। वो रॉक की साइड में देखता है, रॉक बिल्कुल भी थका हुआ नजर नहीं आ रहा। और वहीं जे का फादर सोचता है कि किम एक आउट बॉक्सर है, इसलिए वो इस चीज को अब नोटिस कर रहा है। सिर्फ एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स ही बॉक्सर को नहीं थकाते, प्रेशर भी कुछ चीज होती है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी बॉक्सर को थका देते हैं। दो इन बॉक्सर की फाइट में कई सारे अपर हुक थ्रो किए जाते हैं और हर एक पंच बॉक्सर को गिरा सकता है। रियल मैच का प्रेशर प्रैक्टिस मैच के प्रेशर से कई ज्यादा होता है। और इसके ऊपर इस जे का डेब्यू मैच है, जो सिर्फ एक रूकी है। इसके पास प्रेशर हैंडल करने का एक्सपीरियंस नहीं है। और वहीं उसका अपोनेंट एक वेटरन है, जिसके पास कई सालों का एक्सपीरियंस है। उसके दोनों राउंड में कुछ स्ट्रॉन्ग पंचेस थ्रो किए ताकि वो जे पर प्रेशर बनाए रखे। ऐसा लग सकता है कि जे इस मैच को जीत रहा है, पर असल में उसे कंट्रोल किया जा रहा है। किम सोचता है कि ये सही नहीं है, क्या जे को डिफेंसिव खेलना चाहिए। वो खुद को बचाते हुए कैसे न कैसे इस राउंड को निकाल सकता है। नहीं, रॉक उन बॉक्सर को कभी अपने हाथों से नहीं जाने देगा जो खुद को बचाते हुए खेलते हैं। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मुझे जे पर भरोसा करना होगा, उसने कड़ी मेहनत करी है। किम कहता है कि सिर्फ 2 राउंड बाकी है, जैसा तुम कर रहे हो वैसे ही करते रहो। जे कहता है कि ठीक है कोच। नेक्स्ट राउंड शुरू होता है और अब रॉक सीरियस है। वो जे से टकराता है। जे नोटिस करता है कि वो पहले से हैवी हो चुका है, ये पिछले राउंड से बहुत अलग है। वो खुद की स्ट्रेंथ को सेव कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि अब मैं इसे हेड ऑन हरा भी सकता हूँ, मुझे अपनी स्पीड का यूज करना होगा। जे नोटिस करता है कि रॉक उसकी स्पीड को कैच कर रहा है। वहीं किम सोचता है कि जे बहुत स्लो हो चुका है, अब वो रॉक्स के पास आ गया है जहाँ से बचा नहीं जा सकता। जे नोटिस करता है कि उसके पैर टाइट हो चुके हैं, वो बहुत तेजी से हिट कर रहा है, मुझे फोकस होना होगा। रॉक जे को हिट करता है। जे खुद को डिफेंड करते हुए उसे पंच मारता है, पर रॉक इजीली अपर हैंड गेन कर रहा है। किम नोटिस करता है कि रॉक इस मैच को यहीं खत्म करना चाहता है। जे सोचता है कि इसमें तो बहुत जान है, मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही है। वो उसके हुक को आते हुए नोटिस करता है। वो सोचता है कि मैं उसे हमेशा के लिए ऐसे ब्लॉक नहीं कर सकता, मुझे रॉक से दूरी बनानी होगी। रॉक उसमें पंच थ्रो करता है, जे उसे डॉश कर लेता है, पर तभी रॉक नीचे से उसमें अपर कट थ्रो करता है, जे उसे मुश्किल से ही ब्लॉक कर पाता है, पर तभी रॉक उसे हिट करता है। जे का फादर और किम को दोनों देखते हैं कि जे नीचे गिर गया है। जे नॉकडाउन हो जाता है। रेफरी गिनती गिनना शुरू करता है। जे सोचता है कि ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है और मुझे लगा था कि मैं जीत रहा हूँ, बस उसने 2-4 पंच थ्रो किए और गेम अपनी साइड कर ली। हम दोनों के एक्सपीरियंस में जमीन आसमान का अंतर है। जे खड़ा होते हुए सोचता है कि पर मेरे अंदर अब भी कुछ बाकी है। जे खड़ा हो जाता है। ये देखकर रॉक भी चौंक जाता है। वो सोचता है कि उसने अपने हैंड को बीच में लाकर मेरे पंच के डैमेज को कम कर दिया, इसमें बात तो है, इसके स्पीड में दम है। ये स्पीड उसी फाइटर में आ सकती है जिसने पहले कई स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को फेस किया हो। रेफरी गिनती गाता है और वहीं जे पूरी तरह खड़ा हो जाता है। ये देखकर रॉक मन में कहता है कि ये रुकी मुझे पसंद आया, मैंने इस मूव को चैंपियन के लिए बचाया हुआ था, पर आउट ऑफ रिस्पेक्ट मैं ये मूव तुम पर यूज करूंगा। रॉक उसमें अपना फेमस जैब थ्रो करता है। जे को याद आता है कि रॉक अपना अपोनेंट को जैब से नॉकआउट करने के लिए उतावला रहता है। अगर उसे ओपनिंग मिली तो वो इसे हाथ से जाने नहीं देगा। जे उसके मूव को भाप लेता है और रॉक की जैब को डॉज करते हुए उसमें लिवर शॉट मारता है। ये देखकर कोच किम, जे का फादर, यहाँ तक कि जे भी हैरान है, क्योंकि रॉक ने लिवर शॉट अपने हैंड से रोक लिया है। असल में रॉक ने वो जैब जानबूझकर थ्रो किया था। जे भी ये समझ जाता है। वो सोचता है कि ये तो मुझसे एक कदम आगे निकला। तभी रॉक जे के फेस पर पंच मारता है और उसे एक बार फिर नॉकडाउन कर देता है। ये देखकर कोच, जे का फादर और स्टील के होश उड़ गए हैं। जे कैनवस पर पड़ा है। वो सोचता है कि सब खत्म हो गया। वो मुझसे स्ट्रेंथ, स्किल, स्टैमिना और एक्सपीरियंस सब कुछ में अच्छा है, मैं उसे टक्कर भी नहीं दे पाया, मैं और कुछ नहीं कर सकता। रेफरी गिनती गाता है 3, 4। ये सोचता है कि एक व्यक्ति की वैल्यू कैसे
डिसाइड होती है और वहीं रॉक सोचता है कि बहुत दिनों बाद इतना बढ़िया मैच हुआ है। वो जे को धन्यवाद करता है। तुम अपनी डिफीट से सीखो और स्ट्रॉन्ग बनो, एक दिन तुम बहुत स्ट्रॉन्ग बनोगे। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब हम दोबारा मिलेंगे। इस विनर और लूजर के वर्ल्ड में लोग उसी का सम्मान करते हैं जो सबसे ऊपर पहुंचता है, क्योंकि हम सब अपने जीवन में अपनी वैल्यू ढूंढते हैं। पर क्या हम ये कह सकते हैं कि ये वैल्यू सिर्फ गिने चुने लोगों में होती है? नहीं, आगे जो होता है उसे देखकर किम हैरान है और वहीं जे का फादर स्माइल कर रहा है। रॉक पीछे मुड़कर देखता है। जे एक बार फिर से खड़ा हो गया है। वो सोचता है कि क्या फर्क पड़ता है कि मैं टैलेंटेड हूँ या नहीं, हार जीत क्या फर्क पड़ता है, इन सब की किसको पड़ी है। रॉक ये देखकर हैरान है। तभी रेफरी जे के पास आता है। वो सोचता है कि इस राउंड में लगातार 2 बार नॉकडाउन हो चुका है। अगर मैंने मैच को कंटिन्यू किया तो ये वन साइडेड मैच रह जाएगा। मुझे इसे एज अ TKO एंड कर देना चाहिए था, पर इस रुकी की आंखें देखकर लगता है कि ये एकदम फोकस है। वो जे से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? जे कहता है कि मैं ठीक हूँ। रेफरी सोचता है कि ये तो क्लियर है कि वो डैमेज हो चुका है, पर इसकी आंखों की चमक पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। खैर, मुझे इस लड़के पर नजर बनाए रखनी होगी। वो कहता है कि अगर तुम इस राउंड में एक बार और नॉकडाउन हो गए और या फिर मुझे लगा कि तुम इस मैच को कंटिन्यू नहीं कर सकते, मैं तुरंत ही इस मैच को स्टॉप कर दूंगा। जे कहता है ठीक है और मैच फिर से शुरू होता है। वहीं रॉक सोचता है कि जिद्दीपन और लगन में जरा सा ही अंतर होता है, तो चलो देखते हैं कि तुम्हारे अंदर क्या है। ऐसा कहते हुए रॉक जे को धक्का मारकर रॉप्स में घुसेड़ देता है। किम के हाथ में टॉवल है। वो टॉवल थ्रो करने की सोच रहा है। रॉक जे पर पंच मारना शुरू करता है। जे खुद को डिफेंड कर रहा है। वो सोचता है कि मैं जानता हूँ मैं उन बॉक्सर में से एक हो सकता हूँ जो अपने प्रो डेब्यू में हार जाने के बाद गायब हो जाते हैं, और या फिर मैं उन बॉक्सर में से जो अपने डेब्यू मैच में जीतने के बाद एक भी मैच नहीं जीतते और गायब हो जाते हैं। पर मैंने बॉक्सिंग करना इसलिए शुरू नहीं किया था कि मैं ये पता लगा सकूं कि मैं वीक बॉक्सर हूँ और या फिर स्ट्रॉन्ग। जे खुद को डिफेंड करते हुए पंच को थ्रो करता है। जे मन में कहता है कि मैंने ट्रू स्ट्रेंथ का पता लगाने के लिए बॉक्सिंग शुरू की थी, चाहे मैं हारूं और या फिर जीतूं, मैं अपना 100% दूंगा। तभी रॉक उसके फेस पर पंच को मारता है और जे उसके पंच को हेड ऑन लेते हुए उस पर अटैक करता है। इस पंच से रॉक पीछे खिसक जाता है। वो सोचता है कि अब भी इस लड़के में इतनी पावर है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा है। ये देखकर किम भी हैरान है। वहीं जे सोचता है कि ये पहली बार है कि मैंने रॉक को पुश किया है, पर मैं अपनी लिमिट पर हूँ। मेरे लेग्स मूव नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ हेड टू हेड फाइट रह गई है। रॉक और जे दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं। रॉक सोचता है कि मेरी लाइफ के तुम सबसे बेस्ट रुकी हो। जे का फादर भी समझ जाता है कि वो दोनों हेड ऑन फाइट करने वाले हैं। वो उसे गुड लक कहता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे पर पंच थ्रो करना शुरू करता है। उनकी ये फाइट देखकर किम सोचता है कि अगर सच कहूँ तो ये मैच कॉमन सेंस से परे है। ये बहुत ही रेयर है कि कोई रुकी अपने डेब्यू मैच में इस लेवल के फाइटर को फेस करे। ये मैच उन लोगों को मिलता है जिनका पहले ही नाम हो और या फिर वो फेमस ओलंपिक मेडलिस्ट रहे हो। ये वो मैचअप है जिसे मुझे मना कर देना चाहिए था, फिर भी जे मैंने तुम में कुछ संभावना देखी। हो सकता है कि डिसीजन लेकर मैंने जल्दबाजी की हो, पर मेरे अंदर से आवाज आ रही थी कि मुझे इस मैच को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो दिखाओ मुझे कि मैंने इस मैच को क्यों एक्सेप्ट किया। जो खुद को रॉक से पंच से डिफेंड करते हुए सोचता है कि ये सही में बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो थक चुका है, पर फिर भी उसके पंच में पहले से ज्यादा ताकत है। मैं पीछे हो रहा हूँ। तभी रॉक जे में अपना फेमस स्ट्रेट मारता है और उसे रॉप्स में घुसेड़ देता है। ये सोचता है कि तो ये इसका स्ट्रेट है, स्टील के पंच इसके सामने कुछ भी नहीं है। वही रॉक मन में कहता है कि ये मेरा स्ट्रेट है, इस स्किल पर मैंने अपना पूरा करियर काम किया है। ये कोई ट्रिक नहीं है, सिर्फ एक फुल्ली स्ट्रेट पंच। ये मेरी फेवरेट बॉक्सिंग टेक्निक है। ये सोचता है कि ये इनक्रेडिबल है। मैं समझ सकता हूँ कि इसने अपने स्किल में कितना हार्ड वर्क पुट किया है। उसका हर एक मूवमेंट मुझे ये बता रहा है कि उसने कितनी कड़ी मेहनत की है, उसने कितना खून पसीना एक किया है। उसने इस तरह की जिंदगी जी है और मैंने इस तरह की जिंदगी जी है। इस रिंग में दो व्यक्ति पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं। वो दोनों अपनी स्टोरी बताते हैं कि उन्होंने कैसी जिंदगी जी है और वो असल में कौन है। तुम जीतो और या फिर हारो, ये तो फाइट का सिर्फ एक परिणाम है। बॉक्सिंग बहुत कूल है। ये नोटिस करता है कि रॉक अपना सेकंड स्ट्रेट थ्रो कर रहा है और ये कोई फेंट मूव नहीं है, वो सही में इसका यूज कर रहा है। मुझे इसे डॉज करना होगा, पर मेरी बॉडी मूव नहीं हो रही है। मैं अपनी लिमिट पर हूँ। बस एक बार मुझे और एक और बार मुझे मूव होने की जरूरत है। जो उसे डॉज कर लेता है और अब मुझे उसमें एक बॉडी शॉट मारने की जरूरत है, पर मेरी बॉडी ने मेरा साथ छोड़ दिया है। काश मैंने और ट्रेनिंग की होती तो मैं ऐसा कर पाता। वो नोटिस करता है कि उसके साइड में से रॉक का पंच उसे हिट करने वाला है। वो सोचता है कि लगता है कि मैं इतना ही कर सकता था, मैंने अपना 100% दे दिया। रॉक का पंच उसके फेस के सामने है, पर तभी उसे रयू की याद आती है कि कैसे उसने उसके पंच को डॉज करते हुए उसे हिट किया था। तभी जे रॉक के पंच को डॉज करता है। रॉक एक और पंच थ्रो करता है, पर जे उसे भी डॉज कर लेता है। किम हैरान है, जे का फादर हैरान है। रॉक नोटिस करता है कि जे बॉडी शॉट मारने वाला है। तभी जे उसमें बॉडी शॉट मारता
मारता है और इसके बाद उसके फेस पर पंच। इस पंच से रॉक का माउथ गार्ड हवा में उड़ते हुए गिरता है। इसका मतलब रॉक नॉकडाउन हो जाता है। रेफरी रॉक की हालत देखते हुए इस मैच को खत्म करता है। बेल बजती है और जे मैच जीत जाता है। जे अपना पहला डेब्यू मैच जीत जाता है और वहीं सीन शिफ्ट होता है र्यू पर, जिसे आर्टिकल 258 से 2 के तहत 6 साल के लिए प्रिजन की सजा सुनाई जाती है। यहाँ जज अपना हैमर ठोक कर र्यू को प्रिजन में डाल देता है और वहीं मैच में बेल बजती है और जे अपना पहला डेब्यू मैच जीत जाता है। रेफरी उसे विनर डिक्लेयर करता है। जे को खुद यकीन नहीं हो रहा कि वो मैच जीत गया। स्टील उससे पूछता है कि तुमने एंड में ऐसा कैसे किया। वहीं स्टील सोचता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो इस तरह से जीता है। मेरे अंदर की आवाज सही थी, मैं जानता था कि जे ऐसा कर सकता है। और वहीं जे का फादर उसे देखकर प्राउडली मुस्कुरा रहा है। वहीं रॉक सोचता है कि मुझे नहीं लगा था कि मेरा ट्रम्प कार्ड इस तरह वेस्ट हो जाएगा। एंड मूवमेंट वो लिवर शॉट मारते हुए उसकी स्पीड देखने लायक थी। उस मूवमेंट मैंने नोटिस किया कि इसमें ये बात है, ये वर्ल्ड स्टेज के लेवल पर कम्पीट कर सकता है। स्टील रॉक को चिढ़ाते हुए कहता है कि अब तुम लूजर की तरह मत रोना। रॉक कहता है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। वो जे से कहता है कि बहुत दिनों बाद मुझे फाइट में इतना मजा आया, मैं तुम्हें और ग्रो होते हुए देखना चाहता हूँ। ये सुनकर जे हैरान हो जाता है। वो हंसते हुए नौसिखियों की तरह उसका धन्यवाद करता है। ये देखकर रॉक सोचता है कि यह भी एक बच्चा ही है, पर मैच में जो इसने अपनी स्पिरिट और करेज दिखाया है और उसकी रिएक्शन स्पीड और फिजिकल स्ट्रेंथ को कैसे भुलाया जा सकता है। मुझे लगता है कि ये लड़का कुछ बड़ा करने वाला है। हो सकता है कि आने वाला मैच भी जीते और जल्दी चैंपियन से फाइट करे, पर उसे चैंपियन से सावधान रहने की जरूरत है। चैंपियन के बारे में सोचते ही रॉक घबरा जाता है। वो सोचता है कि चैंपियन बहुत ही खतरनाक बंदा है। फाइट के रात जे सोने की कोशिश कर रहा है। वो सोचता है कि मुझे लगा था कि घर पे पहुंचते ही मुझे नींद आ जाएगी, पर मुझे नींद नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो कि मैं रिंग में हूँ। वो इमेज मेरे माइंड में अब भी फ्रेश है। उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है, मानो कि रॉक मेरे सामने खड़ा है। मुझे उसके पंच को टॉस करना होगा। तो ये सही में रियल है, मैं प्रो बॉक्सर बन ही गया। वो याद करता है कि उसने रॉक को डिफीट कर दिया है। याद करके वो खुश हो जाता है। वो खुशी के मारे झूमने लगता है। ये पहली बार है कि उसे इतनी खुशी हो रही हो। वो सोचता है कि जब मैंने सोचा कि मैच खत्म हो गया, सिर्फ उसके कारण मैं रॉक के पंच को डॉज कर सका। वो र्यू को याद करता है। इसके बाद वो रूफ पर जाकर उस मूवमेंट की प्रैक्टिस करता है। वो अपने सामने र्यू को इमेजिन करता है। वो दोनों एक दूसरे पर पंच थ्रो करते हैं। ये सोचता है कि मुझे और फास्टर जाने की जरूरत है। तभी वो नोटिस करता है कि र्यू का पंच उसके फेस की ओर आ रहा है। वो उसे डॉज कर लेता है। फिर वो नोटिस करता है कि र्यू उसे साइड में से पंच मारने वाला है। वो सोचता है कि मुझे इसे डॉज करना होगा, पर जय से डॉज नहीं कर पाता। वो सोचता है कि लगता है रॉक की फाइट के दौरान मुझे मेरे लक ने बचा लिया, पर अगर मैंने इस पंच को डॉज भी कर लिया होता तो उसके बाद दूसरा और फिर तीसरा पंच मेरी ओर आता। बाकी बॉक्सर की तरह मैं र्यू की टेम्पो और टाइमिंग को नहीं पढ़ सकता। मैंने सुना है कि उसने बॉक्सिंग छोड़ दी है, पर मुझे लगता है कि एक दिन हम रिंग में मिलेंगे। इसके बाद जे और प्रैक्टिस करने लगता है। वो थक चुका है। वो सोचता है कि अब मुझे जल्द ही नींद आ जाएगी। तभी वो रुकता है। वो सोचता है कि अब मैं भी प्रो बॉक्सर हूँ। वो अपने सामने यू को इमेजिन करता है जो उससे फाइट करने के लिए तैयार है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा है। ये पंच थ्रो करने के लिए रेडी होता है, पर तब तक यू अपना पंच थ्रो कर चुका होता है। ये देखकर जय के होश उड़ जाते हैं। वो सोचता है कि आज के लिए बहुत प्रैक्टिस हो गई। और वहीं दूसरी ओर जूनियर वेल्टरवेट वर्ल्ड चैंपियन यूटो टाकेडा शैडो बॉक्सिंग कर रहा है। वो भी अपने सामने यू को देख सकता है, क्योंकि वो जल्द ही यू से फाइट करने वाला है। यू से पंच मारता है। यू तो डॉज करते हुए डिस्टेंस क्लोज करता है। वो यू को पंच मारता है, पर यू से डॉज कर लेता है। यू तो थक चुका है। वो यू की ओर देखते हुए कहता है कि अभी मुझे 100 सेट्स और करने हैं। पीटर जीन पियर और यू की फाइट को याद करता है कि कैसे लाइटवेट चैंपियन टाइटल मैच के शॉकिंग रिजल्ट के बाद के ने जरा सा भी टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने नेक्स्ट अपोनेंट को चुनौती दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में के कहता है कि कल का मैच जैसे खत्म हुआ, मैं उसको लेकर खुश नहीं हूँ, पर अच्छा हुआ कि यू लाइटवेट चैंपियन बन गया और अब हमारा नेक्स्ट गोल जूनियर वेल्टरवेट टाइटल है। ये सुनकर पीटर मन में कहता है कि मुझे पता था। कि कहता है कि अगर मेरा बस चले तो मैं डायरेक्ट यू की फाइट चैंपियन से कराऊं, पर लगता है कि हमें प्रूव करना होगा कि यू जूनियर वेल्टरवेट टाइटल के लिए क्वालिफाइड है। हमारा नेक्स्ट टारगेट इस डिवीजन का करंट फर्स्ट प्लेस बॉक्सर एलेट वॉन हाइमबर्ग है। हम उसे डिफीट करके चैंपियन को डिफीट करेंगे। यू तो ताकेडा जितना एंजॉय करना है अभी कर लो, क्योंकि वो बेल्ट ज्यादा देर तक तुम्हारे पास नहीं रहने वाली। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यू तो भी देख रहा है। यू तो सीरियस है। इस कॉन्फ्रेंस के बाद एसोसिएशन हैंसबर्ग और यू के मैच को तुरंत ही अप्रूव कर देती है। वहीं पीटर सोचता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एसोसिएशन इस मैच को रिजेक्ट करे। मैच शुरू होता है। हैंसबर्ग यू की ओर देखता है। यू हमेशा की तरह रिंग में शांत खड़ा है। हैंसबर्ग सोचता है तो यह है यू। इस डिवीजन में कई सारे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ही सरवाइव कर पाता है और यहाँ पर मैं सबसे स्ट्रॉन्ग हूँ और ये मुझे हल्के में ले रहा है। बस ये थोड़ा लकी निकला, नहीं तो इसके जैसे बंदे मार्केट में बहुत है।
है। माना कि तुमने जीन पियर को डिफीट किया है, पर तुम्हारे में किस बात की अकड़ है? मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जूनियर वेल्टरवेट डिवीजन को हेल होल क्यों कहा जाता है। मैं पहले तुम्हें डिफीट करूंगा और फिर यूतो को, जिसने मुझे लास्ट मैच में ह्यूमिलेट किया था। तभी हमें दिखाया जाता है कि हाइमबर्ग कैनवस पर पड़ा है और ये मैच खत्म हो चुका है। ये मैच हाइमबर्ग बड़ी गंदी तरह हारा है। पीटर कहता है कि मैं इस मैच को कैसे डिस्क्राइब करूं। मुझे नहीं लगता कि मुझे इस मैच को मैच भी कहना चाहिए। ये मैच नहीं बल्कि एक शो था। फर्स्ट राउंड में यू ने सिंगल पंच भी थ्रो नहीं किया, एक भी नहीं। ऐसा लग रहा था कि मानो एक प्रो बॉक्सर एक रेगुलर पर्सन के संग खेल रहा हो। यू ने एक भी पंच थ्रो नहीं किया। पता नहीं उस समय हाइमबर्ग को कितना नीचा महसूस हो रहा होगा। हाइमबर्ग अपने प्रिसाइज और शार्प पंचेस के लिए जाना जाता है और यही नहीं, उसका बैकग्राउंड भी बॉक्सिंग से जुड़ा हुआ है। वो थर्ड जनरेशन बॉक्सर है। इस मैच के बाद तो उसका नाम मिट्टी में मिल गया, उसकी नाक कट गई। ऐसे फर्स्ट राउंड खत्म होता है। हाइमबर्ग का कोच उसे बैठने की कहता है। वो कहता है कि मेरी भी इज्जत मिट्टी में मिल रही है, पर इस समय तुम्हें खुद पर कंट्रोल करने की जरूरत है। सबसे पहले तुम ये एक्सेप्ट करो कि जितने भी फाइटर से तुमने आज तक फाइट की है, ये उन सबसे कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर वो कहीं ना कहीं अपना गार्ड डाउन करेगा क्योंकि वो अभी लोगों को दिखाने के लिए फाइट कर रहा है। शांत रहो और उस पर नजर बनाए रखो, तुम्हें जल्द ही कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल ही जाएगी। सेकंड राउंड शुरू होता है। यो हाइमबर्ग में एक पंच मारकर नॉकडाउन कर देता है और वो राउंड भी वहीं खत्म होता है। सिर्फ एक पंच से हाइमबर्ग नॉकडाउन हो जाता है और ये मैच 2 राउंड 11 सेकंड चला। और इसी सेम टाइम पर जीन पियर भी डिफीट हुआ था। यूतो और कोच मिसाकी यू के मैच को देख रहे हैं। मिसाकी सोचते है कि ये तो एक मॉन्स्टर है और वहीं यूतो भी इसको लेकर सीरियस है। वहीं पीटर सोचता है कि ये मैच यूतो के लिए एक मैसेज है कि यू इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो जब मर्जी मैच को खत्म कर सकता है। जीत और हार की तो बात ही छोड़ दो, बस वो ये देखता है कि उसे मैच कब खत्म करना है। ये फाइट टैलेंट और हार्ड वर्क के बीच होने वाली है। इस मैच को देखकर यूतो का दिल जोरों से धड़क रहा है। वो मिसाकी से कहता है कि मैं फिर से रनिंग के लिए जा रहा हूँ। वहीं मिसाकी मैच को देखते हुए सोचते हैं कि इस मैच ने तो मुझे चुका ही दिया। यू और जीन पियर के मैच को देखकर मेरे दिल में यूतो को लेकर कुछ आशा की किरण भी थी, पर यह मैच बिल्कुल अलग था। हाइनबर्ग यूतो के लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट था और यही नहीं, वो फॉर्मर वेल्टरवेट डिवीजन चैंपियन भी रहा है। यूतो खुद को ट्रेन कर रहा है और वहीं मिसाकी सोचती है कि मुझे नहीं पता कि वो ये मैच जीत भी सकता है या नहीं। वहीं यूतो सोचता है कि मुझे सिर्फ ट्रेनिंग करनी है, मैं किसी से नहीं डर रहा। इसके बाद वो रात को घर आता है। वो अपने पेरेंट्स की फोटो के पास जाकर कहता है कि मैं घर आ गया और तभी हमें पता चलता है कि उसके पेरेंट्स इस दुनिया से जा चुके हैं। वो शावर लेता है और सोने की तैयारी करता है। वो यू की आंखों को याद करते हुए सोचता है कि उसकी आंखें यामागुची से मिलती है। स्कूल टाइम पर यामागुची यूतो का फ्रेंड हुआ करता था। यूतो अपने पेरेंट्स को याद करते हुए पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं ये मैच जीत सकता हूँ? इस मैच से मुझे थोड़ा डर लग रहा है। इसके बाद पीटर यूतो का इंटरव्यू लेने आता है। वो कोच मिसाकी से पूछता है कि यूतो ताकेडा किस तरह का बॉक्सर है। मिसाकी पूछते है कि पहले मुझे ये बताओ कि तुम हार्ड वर्कर के बारे में क्या सोचते हो। पीटर कहता है कि मेरा आंसर इंटरव्यू में नहीं छपने वाला। अगर सही सही कहूँ तो हार्ड वर्कर एक लूजर होता है। मिसाकी कहती है कि एकदम सही कहा। जितने भी टॉप बॉक्सर के इंटरव्यू सुन लो, तुम उन्हें कहते हुए सुनोगे कि उन्होंने कितना हार्ड वर्क किया है, मानो कि वो सब अपना खून पसीना एक करके उस लेवल पर पहुंचे हो। अगर सही कहूँ तो ये सब बकवास है। क्या वो इसलिए महान है क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा मेहनत की है? क्या और कोई बॉक्सर ने उनसे ज्यादा मेहनत नहीं की? नहीं, हर कोई प्रो बॉक्सर उतनी ही मेहनत करता है। वो ट्रेन होते हुए उल्टी तक कर देता है। ग्रेटेस्ट बॉक्सर अपने टैलेंट के कारण ग्रेट बन सके, अंत में सब कुछ टैलेंट पर डिपेंड है। ये उनका टैलेंट है जो उन्हें बाकियों से अलग खड़ा करता है। हर कोई बॉक्सर उतनी ही मेहनत करता है और इसलिए मैं हार्ड वर्कर नाम के शब्द से नफरत करती हूँ। अगर बॉक्सिंग की दुनिया में तुम सिर्फ हार्ड वर्कर हो तो इसका मतलब तुम किसी काम के नहीं हो। रही बात यूतो ताकेडा की, वो एक ऐसा बॉक्सर है जो कि इस रूल के परे है। वो कॉन्फिडेंस से कह सकता है कि उसने फिजिकली और मेंटली बहुत हार्ड वर्क किया है। वो हार्ड वर्क से बना है, हार्ड वर्क उसके खून खून में है। पीटर यूतो का इंटरव्यू लेने लगता है और वहीं मिसाकी सोचती है कि मुझे आज भी वो दिन याद है जब यूतो पहली बार इस जिम में आया था। उसमें सही में कोई टैलेंट नहीं था। तभी हमें उसका पास्ट दिखाया जाता है। यूतो का डैड हिरोको मिसाकी को आवाज लगाता है। वह हंसते हुए कहता है कि तुम्हारा जिम बिल्कुल भी नहीं बदला, वो हमेशा की तरह खाली का खाली है। ऐसा कहकर वो हंसने लगता है। मिसाकी हिरोतो को इग्नोर करते हुए यूतो का स्वागत करती है। हिरोतो कहता है कि तो तुम भी नहीं बदली, अब भी मुझे इग्नोर कर रही हो। मिसाकी पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। हिरोतो बताता है कि यूतो 8 साल का हो चुका है तो मुझे लगता है कि उसे मार्शल आर्ट सीख लेने चाहिए, उसे खुद को प्रोटेक्ट करना सीखना होगा। तभी यूतो कहता है कि पर डैड, मैं तुम्हारी तरह दूसरों को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। हिरोतो एक मार्शल आर्टिस्ट हुआ करता था पर अब वो एज अ कॉप जॉब कर रहा है। वो हंसते हुए कहता है कि फिर तो तुम्हें मेरे जितना स्ट्रॉन्ग होना होगा। मिसाकी कहती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम इसे खुद सिखा सकते हो, तुम नेशनल जूडो टीम में थे। हिरोतो कहता है कि तुम्हें तो पता ही है कि मैं कितना बिजी हूँ और वैसे भी मैंने सिल्वर जीता था, पर तुम तो गोल्ड मेडलिस्ट बॉक्सर हो। कम ऑन मेरी मदद करो, मैं यूतो को तुम्हारे हवाले करता हूँ। मिसाकी कहती है
कि ठीक है, पर तुम ये हंसना बंद करो और मुझसे सही से पूछो। हिरोतो कहता है कि कोच मिसाकी, क्या तुम मेरे लड़के यूतो को बॉक्सिंग सिखाओगी? इसके बाद मिसाकी यूतो को ट्रेन करने लगती है। एक स्पोर्ट में टैलेंटेड होने का मतलब है तुम उस स्पोर्ट को कितना समझते हो और तुम अपनी बॉडी को कितना इफेक्टिवली मूव कर सकते हो। दूसरे शब्दों में तुम्हारी एथलेटिक एबिलिटी कितनी है। मिसाकी यूतो को पंच थ्रो करने को कहती है। एथलेटिक एबिलिटी के लोग अपनी मूवमेंट में एक नेचुरल एनर्जी को फ्लो करते हैं, पर जिन लोगों के पास एथलेटिक एबिलिटी नहीं होती वो नेचुरल एनर्जी को मेंटेन करने में बहुत स्ट्रगल करता है। यूतो पंच थ्रो करने की कोशिश करता है पर वो वहीं गिर जाता है। ये देखकर मिसाकी सोचती है कि यूतो के पास तो जरा सा भी टैलेंट नहीं है और जरा अब इसे देखो, ये वर्ल्ड चैंपियन है। ये देखने में तो बिल्कुल हिरोतो जैसा लगता है, पर इसकी एथलेटिक एबिलिटी इसकी मदर मीहो पर गई है। मिसाकी बताती है कि यह हमारा पहला दिन है तो हम आज इसे यहीं खत्म करते हैं। हिरोतो कहता है कि सही कहा मिसाकी। मिसाकी सोचती है कि यूतो को तो बहुत मेहनत करनी होगी। तभी हिरोतो वहाँ से जाते हुए कहता है कि तुम यूतो का ख्याल रखना। तभी मिसाकी पूछती है कि मीहो कैसी है। हिरोतो वहीं रुक जाता है। वो कहता है कि मीहो पहले जैसी है पर उसकी कंडीशन पहले से स्टेबल हो गई है। असल में मीहो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी कंडीशन सीरियस है। मिसाकी कहती है कि मैं उससे मिलने आऊंगी। ये सुनकर हिरोतो कहता है कि मीहो तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगी। मिसाकी बताती है कि हमारी स्टोरी बहुत ही कॉमन है। हिरोतो और मिसाकी भाग रहे हैं। हिरोतो मीहो को आवाज लगाता है जो कि उसके पीछे है। वो कहती है कि मेरे लिए रुको, पर तभी उसके पैर पत्थर पर लगता है और वो गिर जाती है। हम तीनों ही बचपन के फ्रेंड थे जो कि सेम नेबरहुड में रहते थे। हिरोतो और मैं स्ट्रॉन्ग थे पर मीहो कमजोर थी। हिरोतो मीहो को उठाकर चल रहा है। मीहो उसका धन्यवाद करती है। मिसाकी ये नोटिस करती है। हिरोतो इससे शर्मा जाता है। ये देखकर मिसाकी जानबूझकर गिर जाती है। हिरोतो हंसते हुए कहता है कि तुम तो बहुत स्टूपिड हो, तुम कैसे गिर सकती हो? मिसाकी चिल्लाती है कि मैं स्टूपिड नहीं हूँ। तभी मीहो हिरोतो से कहती है कि तुम्हें अपने फ्रेंड से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। हिरोतो मिसाकी से माफी मांगता है। मिसाकी बताती है कि और ऐसे ही हमारे बचपन के दिन बीत गए और हम जवान हो गए। मिसाकी ट्रेनिंग कर रही है। तभी वो हिरोतो की आवाज सुनती है। वो जोर जोर से हंस रहा है। मिसाकी पूछते है कि तुम इतनी जोर जोर से क्यों हंस रहे हो? मिसाकी याद करती है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि वो उस दिन कितना खुश था। हिरोतो कहता है कि मीहो और मैं एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये सुनकर मिसाकी निराश हो जाती है। वो हिरोतो को कंग्रेचुलेशन करती है। मिसाकी बताती है कि इस दिन के बाद से हिरोतो ने ऐसे ही हंसना शुरू कर दिया, पर सच कहूँ तो मुझे पता चल गया था कि वो दोनों एक दूसरे को डेट करने वाले हैं। मैं इस दिन के लिए भी तैयार थी, पर असल में ये सुनना आसान नहीं था। भले ही हमारी रिलेशनशिप बदल गई हो पर हमारी फ्रेंडशिप सेम ही रही। उन दिनों को याद करके पता चलता है कि वो दिन सही में बहुत अच्छे थे। मेरे लिए हमारी रिलेशनशिप बहुत खास थी। जो मेरा नहीं हो सका मुझे उसका दुख नहीं था। मेरे पास जो भी था मैं उसमें खुश थी। मैं अपने फ्रेंड्स को ऐसे ही हंसते हुए देखना चाहती थी, पर कभी न कभी जिंदगी हमसे वो छीन लेती है जो हमारे दिल के बहुत करीब होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हिरोतो मर चुका है और मीहो हॉस्पिटल में क्रिटिकल कंडीशन में है। जॉब के बाद हिरोतो घर की ओर जाता है। वो थक चुका है। वो सोचता है कि मैं यूतो के संग भी समय नहीं बिता पा रहा हूँ। लगता है कि मुझे कॉप की जॉब छोड़कर कुछ और जॉब ढूंढनी होगी। तभी वो किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनता है। वो देखता है कि कुछ गैंग मेंबर्स लड़की के संग बदतमीजी कर रहे हैं। गैंग का मेंबर कहता है कि हम अपना काम कर रहे हैं तो तुम यहाँ से चलते बनो। ये देखकर हिरोतो गुस्सा हो जाता है। यूतो रो रहा है। हिरोतो यूतो से पूछता है कि कोई स्ट्रॉन्ग कैसे बनता है। यूतो कहता है कि फाइट में अच्छा होकर। हिरोतो कहता है कि वो तो ठीक है, पर कई सारे लोग असल में कायर होते हैं। हिरोतो उस गैंग पर अटैक करता है। गैंग मेंबर का नाइफ उसके मुंह के पास से निकलता है। हिरोतो यूतो को बताता है कि असल में लोगों के पास दूसरों को सही से ट्रीट करने का साहस नहीं होता। उल्टे डर के मारे कपकपाते हैं। वो खुद को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते। वो चिल्लाते हैं कि मैं बहुत खतरनाक हूँ, तुम मुझे नहीं जानते, मुझे मत मारो। पर एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति किसी से नहीं डरता। वो दूसरों में आशा और साहस पैदा करता है। हिरोतो लड़की को कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। तभी वो एक मेंबर हिरोतो में नाइफ घुसेड़ देता है। हिरोतो बताता है कि स्ट्रॉन्ग वो है जो लोगों को सही से ट्रीट कर सके। तुम स्ट्रॉन्ग बनो यूतो। हिरोतो जोरो की हाफ रहा है। उसने गैंग मेंबर्स को डिफीट कर दिया है। उसके पेट से खून निकल रहा है। वहीं मिसाकी अपने जिम की सफाई कर रही है। तभी उसे हिरोतो की कॉल आती है। वो कहता है कि लगता है कि मैं नहीं बच पाऊंगा। मिसाकी चिल्लाती है कि तुम्हें क्या हुआ? हिरोतो कहता है कि मैंने तुमसे हमेशा फेवर मांगा है, मेरा बहुत खून निकल गया है, लगता है कि मैं नहीं बच पाऊंगा। मिसाकी चिल्लाती है कि
कि क्या तुम खून की बात कर रहे हो? हिरोतो कहता है कि अगर मैं मर भी जाऊँ तो तुम यूतो का ख्याल रखना। मिसाकी बताती है कि उस दिन हिरोतो हमें छोड़कर चला गया। वो मीहो के पास बैठी है। वो कहती है कि तुमसे मिले तो बहुत दिन बीत गए। वो मीहो के हैंड को नोटिस करती है। वो रोते हुए कहती है कि तुम तो पहले से भी ज्यादा पतली हो गई हो। मीहो, हिरोतो सबसे पहले चला गया, प्लीज जाग जाओ और उसे डांटो कि वो क्यों पहले चला गया। डांटो उसे कि वो एक इडियट था। मैं उसे पसंद करती थी, मैं हम सबको पसंद करती थी। जाग जाओ मीहो। पर मीहो कभी होश में नहीं आती। हिरोतो के एक वीक बाद मीहो भी इस दुनिया से चली जाती है। उसकी याद में मिसाकी कैनवस पर पड़ी है और वहीं यूतो ट्रेन हो रहा है। मिसाकी पूछती है कि यूतो, जिंदगी का क्या मतलब है? यूतो कहता है कि मेरे डैड ने मुझे बताया है कि मुझे किसी से नहीं डरना है। मुझे इतना स्ट्रॉन्ग होना है कि मैं लोगों में आशा और साहस पैदा कर सकूं और लोगों को सही से ट्रीट कर सकूं। मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा। मिसाकी बताती है कि भले ही उसके पास फिजिकल टैलेंट ना हो पर उसके पास मेंटल स्ट्रेंथ थी। वो देखते हैं कि हिरोतो और मीहो दोनों उसे यूतो का ख्याल रखने को कह रहे हैं। मिसाकी कहती है कि मुझे बॉक्सिंग के अलावा कुछ नहीं आता। वो पूछते हैं कि क्या तुम बॉक्सिंग को कंटिन्यू करना चाहते हो? यूतो चिल्लाता है हाँ। मिसाकी कहती है कि तुम्हें औरों से ज्यादा हार्ड ट्रेन होना होगा और फिर भी हो सकता है कि तुम फाइट में हारते रहो। यूतो कहता है कि मुझे हार जीत से कुछ नहीं लेना, मैं अपने डैड जितना स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। ये सुनकर मिसाकी कहती है कि ठीक है, रिंग में आ जाओ। आज से मैं तुम्हें एक बॉक्सर बनने के लिए ट्रेन करूंगी और आज से तुम मुझे कोच कहना। यूतो कहता है ठीक है कोच। मिसाकी सोचती है कि मीहो, हिरोतो, मुझे सही में नहीं पता कि मैं यूतो को क्या सिखा सकती हूँ। हो सकता है कि मैं तुम्हारी उम्मीद पे खरी ना उतरूं, पर जो भी मुझे आता है मैं सब कुछ उसे सिखाऊंगी। आज से यही मेरे जीने का रीजन है। यूतो में सही में कोई टैलेंट नहीं था। उसने 1-2 को सीखने में 1 महीना लगा दिया। यूतो कहता है कि मैंने सही करा ना कोच। मिसाकी बताती है कि तुम्हें बहुत आगे जाना है। वो बताती है कि इसकी प्रॉब्लम एथलेटिक एबिलिटी थी। यूतो को नेचुरल फ्लो का मूवमेंट समझ में नहीं आता था, इसीलिए जब भी वो कोई नई टेक्निक सीखता था उसे सारे मूवमेंट याद करने होते थे ताकि वो उन्हें सही से परफॉर्म कर सके। अगर हम इसे मैथ से कंपेयर करें तो मानो कि उसे सारे क्वेश्चन और आंसर को याद करना है क्योंकि उसे फॉर्मूला समझ नहीं आते, पर इसके सिवा वो कुछ नहीं कर सकता। उसे इसी तरह आगे बढ़ना होगा। यूतो पंचिंग बैग में पंच मारता है। मिसाकी कहती है एक और बार। जैसे जैसे सीजन चेंज होगे वैसे वैसे यूतो भी चेंज होगा। मिसाकी यूतो को ट्रेन कर रही है। वो बताती है कि यूतो को ट्रेन करते हुए 10 साल बीत जाते हैं। किसी को भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सबसे पहला रास्ता उसकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग किया जाए। जितना ज्यादा तुम ट्रेन होगे उतना ज्यादा तुम स्ट्रॉन्ग होगे। तुम्हारी बॉडी तुमसे झूठ नहीं कहती। उड़ते ही यूतो 6 मील रनिंग करने लगा। इसके बाद 2000 सिटअप्स और फिर 1000 पुशअप। इसके अलावा भी वो कई सारी एक्सरसाइज करता था जो कि एक प्रो बॉक्सर के लिए जरूरी होती है। तुम्हें लग रहा होगा कि एक टीम के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा है, पर यूतो के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसे बॉक्सिंग मैच में जीतने के लिए अपने अपोनेंट में बिना रुके चार्ज करने की जरूरत है। अब उसका टैलेंट देखकर हर कोई हैरान है, पर कई समय पहले यूतो अपनी ग्रोथ पीक पर पहुंच गया था। पीटर पूछता है कि ग्रोथ पीक से तुम्हारा क्या मतलब है? मिसाकी समझाती है कि चाहे वो स्पोर्ट हो और या फिर कोई और फील्ड हो, सबके लिए लगभग सेम ही ग्राफ होता है। ये एफर्ट की लाइन और ये टैलेंट की। सबसे पहले तुम ब्लैंक शीट से शुरू करते हो तो तुम पहले दिन से ही ग्रोथ को नोटिस कर सकते हो। इस समय तुम्हें अपनी लिमिट के बारे में कुछ पता नहीं होता। ये बेस्ट टाइम होता है तुम अपनी ग्रोथ को देख सकते हो। पर एक पॉइंट के बाद ग्रोथ डिक्लाइन होने लगती है और तब तुम्हें अपनी लिमिट का पता चलता है और यहीं पर असल मायनों में कंपटीशन शुरू होता है और यहीं ये डिसाइड होता है कि हम एज अ प्रो बॉक्सर बन सकते हैं या नहीं। अगर तुम सरवाइव करते हुए ग्रो होते रहो तो तुम्हारे में जल्दी गिरावट आएगी। कुछ के लिए शॉर्ट और कुछ के लिए लॉन्ग होती है, पर अगर तुम इस गिरावट में भी कंटिन्यू करते रहे तो तुम ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाओगे जहां पर तुम खुद को मास्टर कह सकते हो और तुम्हारा ग्रोथ कर्व धीरे धीरे जेंटली स्लोप बन जाएगा। इसका हाईएस्ट पॉइंट ह्यूमन के अपर मोस्ट लिमिट को दर्शाता है और उसके बाद ग्रोथ डिक्लाइन होने लगती है। इसका मतलब तुम बूढ़े हो चुके हो। आखिर में टॉप एथलीट के बीच में किसका ग्रोथ का पॉइंट ऊपर है, इसमें फाइट होती है। यहाँ पर प्रो और यहाँ पर चैंपियन लेवल है। ये एक एवरेज एथलीट का ग्राफ होता है और ये एक जीनियस का ग्राफ होता है, पर ये यूतो का ग्राफ था। सिर्फ 3 साल में उसने ग्रो होना बंद कर दिया। ये सुनकर पीटर दंग रह जाता है। मिसाकी बताती है कि वो प्रो बॉक्सर बनने का सपना नहीं देख सकता था। वो इतना टैलेंटलेस था कि एनी बॉक्सर उसे पीछे छोड़ देता था। इस तरह का व्यक्ति था यूतो ताकेडा। पीटर कहता है कि पर यूतो तो अपनी डिवीजन का स्ट्रॉन्गेस्ट इन फाइटर है। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। मिसाकी कहती है कि मुझे भी यकीन नहीं होता, पर एक दिन वो बारिश से भीगा हुआ हॉस्पिटल ग्राउंड में मेरे जिम आता है और उस दिन से सब कुछ चेंज हो गया। यूतो हाई स्कूल पहुंच गया है। वो सोचता है कि फाइनली मैं यहाँ आ गया। बहुत से बच्चे बड़े होते हुए एक हीरो की तरह बनना चाहते हैं, पर मेरे लिए वो हीरो मेरे डैड थे। एक हीरो जो जस्टिस को सपोर्ट करता है। ये एक नया स्कूल, नया ग्रेड, नया सेमेस्टर
था और ये सारे लड़के अपनी प्यूबर्टी से गुजर रहे थे और सबके पास खुद को एक्सप्रेस करने का अलग तरीका था। कुछ लोगों ने अपना पाथ चुनकर खुद को उसमें समर्पित करना सही समझा और कुछ लोगों ने सोसाइटी के दायरे में रहना सही समझा। इस लड़के का नाम यामागुची है। और फिर भी कुछ लोगों ने अपना गुस्सा एंजाइटी को निकालने के लिए औरों को बुली करना सही समझा। ब्लॉन्ड यामागुची पर पेपर थ्रो करते हुए कहता है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है और वो मैं तुमसे चाहता हूँ। ये सुनकर यामागुची सहम जाता है। ब्लॉन्ड फिर से उस पर पेपर थ्रो करने वाला होता है पर तभी तो उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है कि दूसरों को बुली करना बंद करो। वहाँ पर बैठे हुए हर किसी स्टूडेंट ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कोई ऐसा व्यक्ति भी होगा जो बुली के खिलाफ आवाज उठाएगा। ब्लॉन्ड अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है। वो नोटिस करता है कि उसका हाथ मूव नहीं हो रहा है। स्टूडेंट्स यूतो के बारे में बात करता है कि वो कौन है। एक स्टूडेंट बताता है कि उसका नाम यूतो ताकेडा है। उसका डैड नेशनल जूडो टीम में था और मैंने सुना है कि वो बॉक्सिंग करता है। वो मिडिल स्कूल में भी फेमस था। उसे सब हीरो ऑफ जस्टिस कहते हैं। सब उसके बारे में यही सोच रहे थे कि यूतो बहुत ही कूल है। ब्लॉन्ड को गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वो यूतो को मारना शुरू करता है। वो यूतो में कई सारे पंच मारता है पर यूतो फाइट बैक नहीं करता। यूतो कहता है कि तुम्हारा हो गया तो क्यों ना हम सब मिलजुल कर रहे। सारे स्टूडेंट ब्लॉन्ड को भी घूर रहे होते हैं। वो चिल्लाता है कि तुम सब मुझे क्यों घूर रहे हो। ऐसा कहकर वो क्लास से भाग जाता है। इसके बाद स्टूडेंट इस इंसिडेंट की बात करने लगते हैं। वो यूतो को प्रेज करने लगते हैं। सबको लगता है कि यूतो बहुत कूल है और वहीं ब्लॉन्ड यामागुची को नैरो स्ट्रीट में मार रहा है। वो कहता है कि तुम मुझ पर हंस रहे थे, तुम्हें लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा। ये उन लोगों में से एक है जिन्हें लोगों को नीचे दिखा के सुकून मिलता है। तभी यूतो वहाँ आ जाता है। वो ब्लॉन्ड को रुकने की कहता है। वो पूछता है कि तुम्हें अपने फ्रेंड्स को मार कर क्या मिल जाएगा। वहीं ब्लॉन्ड यूतो को देख कर सोचते है कि ये मुझे और नहीं डरा सकता। वो कहता है कि क्या पूछा, मुझे क्या मिलेगा, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। मैं लोगों को बुली इसलिए करता हूँ क्योंकि इसमें मजा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम स्पोर्ट्स खेलते हो तो तुम मुझे मार सकते हो, भाड़ में जाओ तुम। ऐसा कहते हुए वो यूतो को पंच मारने आगे बढ़ता है पर तभी यूतो उसके फेस पर पंच मारता है और उसे जमीन में घुसेड़ देता है। कुछ लोग एफर्ट की पावर को कम आंकते हैं। भले ही यूतो कितना भी अनटैलेंटेड हो पर एक मेहनती और आलसी के बीच अंतर तो हमेशा रहेगा और ये अंतर दिन और रात जितना बड़ा हो सकता है और ये है एफर्ट की पावर। यूतो ब्लॉन्ड में पंच मारकर उसे नॉक डाउन कर देता है। यामागुची ये देखकर हैरान हो जाता है। वो यूतो की ओर देखता है। वो यूतो में एक हीरो को देख सकता है। वो सोचता है कि तो सही में हीरो एग्जिस्ट करता है। इसके बाद यूतो और यामागुची साथ घर जाने लगते हैं। यामागुची उससे माफी मांगता है। वो कहता है कि मैं बेवकूफ हूँ, मैं खुद से कुछ नहीं कर सका, मैं तुम पर डिपेंड हूँ। यूतो कहता है कि तुम खुद को ब्लेम मत करो, उस ब्लॉन्ड को माफी मांगनी चाहिए, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। यामागुची सोचता है कि मैं ऐसा क्यों हूँ। वो यूतो से कहता है कि तुम बहुत अमेजिंग हो, मैंने तुम्हारे जैसा स्ट्रॉन्ग व्यक्ति नहीं देखा। यूतो कहता है कि नहीं, जिम में मेरे से कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग व्यक्ति तुम्हें दिख जाएंगे। मेरे पास टैलेंट नहीं है पर मैं औरों से ज्यादा ट्रेन होता हूँ। यामागुची कहता है कि पर फिर भी तुम अमेजिंग हो, मैं तुम्हारे जैसा कभी नहीं बन पाऊंगा। यूतो कहता है कि तुम बन सकते हो, चलो मेरे संग चलो। वो यामागुची को अपने कोच मिसाकी के पास ले जाता है। मिसाकी सोचती है कि मेरी रिटायरमेंट के बाद मैंने नेशनल टीम की कोच बनने का ऑफर ठुकरा दिया था। मैंने ये जिम 13 साल पहले खोला था, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ तो मुझे लगा था कि मेरे जिम का बिजनेस बहुत चलने वाला है पर मेरे जिम का तो बुरा हाल है। इतने समय बाद कोई मेरे पास एक नया कस्टमर आया है, मैं इससे जितने पैसे ले सकती हूँ लूंगी। वो यामागुची से उसका नाम पूछती है। वो कहती है कि तुम्हारा नाम तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। यामागुची कहता है कि क्या सही में। मिसाकी कहती है हाँ, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ तो मैं तुम्हें एक नजर में देख कर बता सकती हूँ। यामागुची मैं तुम्हारे में देख सकती हूँ, बस तुम्हें हल्का सा पुश करना है, तुम चैंपियन बन जाओगे। तुम बॉक्सिंग के लिए पैदा हुए हो, अगर आज तुम मेरे जिम को ज्वाइन करते हो तो मैं तुम्हें अपने मेंबरशिप पर 50% डिस्काउंट दूंगी। 50% डिस्काउंट पर तुम एक चैंपियन बनने वाले हो, ये बहुत ही अच्छा मौका है। यामागुची कहता है कि मैं तो यहाँ पर सिर्फ देखने आया था। यूतो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि जिम की मेंबरशिप भी होती है। मिसाकी कहती है कि क्या कहा, तुम्हें नहीं पता, जब तुम चैंपियन बन जाओगे जब मैं तुमसे दुगना वसूलूंगी और वो भी ब्याज के साथ। ये सुनकर यूतो हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि बॉक्सिंग सीखने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, मुझे तुम्हें कितने पैसे देने होंगे। तभी मिसाकी चिल्लाती है कि जब तुम यहाँ पर आई गए हो तो टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, जल्दी से प्रैक्टिस शुरू करो। यूतो अपनी प्रैक्टिस शुरू करता है। यामागुची उसे प्रैक्टिस करते हुए देखता है। वो सोचता है कि ये तो बहुत अमेजिंग है, ये हमेशा ऐसे ही ट्रेन होता है। तभी मिसाकी उसे कहते हैं कि तुम इसकी ट्रेनिंग देखकर डरना मत, ये एक स्पेशल केस है, तो मैं इसलिए मैं इसे बाकी प्रो बॉक्सर से ज्यादा ट्रेन कर रही हूँ। यामागुची कहता है कि क्या कहा, स्पेशल केस। मिसाकी कहती है हाँ, यूतो के पास बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है, जब तक वो कड़ी मेहनत नहीं करता तब तक वो एक बॉक्सर नहीं बन सकता। ये सुनकर यामागुची
यामागुची को यकीन नहीं होता। वो कहता है कि क्या कहा, यूतो के पास टैलेंट नहीं है पर वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है। मिसाकी उसे यूतो को ध्यान से देखने को कहती है। वो कहते हैं कि एफर्ट की एक लिमिट होती है पर एफर्ट के द्वारा व्यक्ति खुद को चेंज करके स्ट्रॉन्ग बन सकता है। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रही कि ये बहुत आसान है पर इम्पोर्टेंट यह है कि अगर तुम ट्राई करो तो तुम चेंज हो सकते हो। याद रखो 50% ऑफ और चैंपियन बेल्ट। यामागुची कहता है कि मैं इसके बारे में सोचूंगा। इसके बाद यामागुची अपने घर की ओर निकल जाता है। रात हो गई है। यामागुची जाते हुए सोचता है कि यूतो तो बहुत कूल है। तभी उसे मिसाकी की बात याद आती है कि अगर तुम कोशिश करो तो चेंज हो सकते हो। ये सुनकर उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। वो सोचता है कि क्या मैं सही में चेंज हो सकता हूँ। जब एक इंसान पैदा होता है तो ना ही उसके पास उसकी एबिलिटीज और ना ही उसका एनवायरनमेंट चूज करने का ऑप्शन होता है। कुछ लोग एक्सेप्शनल एबिलिटीज के संग पैदा होते हैं और कुछ लोग ऐसे एनवायरनमेंट में पैदा होते हैं जिसके बाकी लोग सपने देखते हैं और कुछ लोग बैटलफील्ड में पैदा होते हैं। यामागुची कहता है कि मैं घर आ गया। उसके कमरे में उसकी अल्कोहलिक मदर है। वो पूछती है कि तुम लेट कैसे हो गए। यामागुची कहता है कि मैं दोस्त के संग कहीं चला गया था। मदर कहती है कि क्या बात कर रहे हो, फ्रेंड वो भी तुम्हारा। वो एस्ट्रे यामागुची की ओर फेंक कर मारती है। वो चिल्लाती है कि तुम जैसे लूजर का भला कौन फ्रेंड बन सकता है। क्या तुम्हें लगा कि मुझे झूठ का पता नहीं चलता? स्कूल के बाद तुम्हें डायरेक्ट यहाँ पर आना है। वो खुद से कहती है कि मेरी जिंदगी कब से ऐसी बन गई। यामागुची बताता है कि मेरी मदर रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट एरिया में काम करती थी। एक स्मॉल टाइम याकुजा से डेटिंग करके उसने मुझे जन्म दिया। वो मेरी मदर को चीट करके उसे छोड़कर भाग गया। मेरी मदर मेरे साथ इसलिए है ताकि वो गवर्नमेंट की सब्सिडीज का यूज कर सके। यामागुची धीमी आवाज में कहता है कि क्या मैं बॉक्सिंग सीख सकता हूँ। मदर कहती है कि क्या कहा। यामागुची कहता है कि कुछ नहीं। मदर कहती है कि तुम इतने बेवकूफ हो कि सही से बोल भी नहीं सकते, तुम किसी काम के नहीं हो। कुछ लोगों को नॉर्मल लाइफ जीने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता और वहीं कुछ लोगों को नॉर्मल लाइफ का 10% जीने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सीन शिफ्ट होता है गैंग पर। वो आपस में बात कर रहे हैं। तभी एक मेंबर ब्लोंड की ओर देखता है। वो उसके चेहरे पर पट्टी बंधी हुई देखता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हें किसने मारा। ब्लोंड कहता है कि किसी ने नहीं, मैं गिर गया था। मेंबर चिल्लाता है कि जरा इसकी शक्ल देखो, क्या हालत हुई है इसकी। वो पूछता है कि तो उसको फाइट करना आती थी, आज हमें एक नया बंदा ज्वाइन कर रहा है। वो खुद को नाइट आयरन कहता है और यही नहीं, वो वर्ल्ड चैंपियन बनने की सोच रहा है। इस व्यक्ति का नाम काजू युसुगी है। व्यक्ति की लाइफ में एक या दो बार ऐसे चांस आते हैं जब उसे एक अलग सी एनर्जी हिट करती है और उसमें बदलाव की पॉसिबिलिटी पैदा होती है। यामागुची सोचता है कि मैं खुद को बदलना चाहता हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग यू तो हमेशा की तरह रनिंग कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि उसके रास्ते में यामागुची खड़ा है। वो यामागुची से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यामागुची बताता है कि मुझे तुम्हारी कोच से पता चला कि तुम हर रोज यहाँ रनिंग करते हो। मैं भी स्पोर्ट सीखना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मेरा रनिंग से स्टार्ट करना ठीक होगा, इससे मैं स्टेमिना बिल्ड कर सकता हूँ। मैं पार्ट टाइम जॉब भी करूंगा ताकि मैं बॉक्सिंग लेसन ले सकूं। ये सुनकर यू तो कहता है कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, तो चलो साथ ट्रेन होता है। वो भागते हुए कहता है कि ये तुम्हारा पहला दिन है तो तुम खुद पर ज्यादा प्रेशर मत डालना, बस अपने पेस पर मुझे फॉलो करते रहो। यामागुची का दिल धड़क रहा है। वो रनिंग के लिए रेडी होता है। कुछ समय बाद ही उसकी सांसें फूलने लगती है। वो यूतो से बहुत पीछे है। वो सोचता है कि मैं यूतो से आधे रास्ते में मिला था और तब भी मैं उसे कैच नहीं कर पा रहा हूँ। अब मुझे समझ में आ रहा है। मैं समझ गया कि उसने कितनी मेहनत की है। मैं भी उसके जैसा बनना चाहता हूँ। मुझे पता है कि मेरे घर का एनवायरनमेंट और मेरे आसपास के लोग चेंज नहीं होने वाले, पर मैं बिलीव करना चाहता हूँ कि मैं चेंज हो सकता हूँ। मैं बिलीव करना चाहता हूँ कि मैं अपनी सिचुएशन को सुधार सकता हूँ। मैं चेंज होकर रहूंगा। वो भागते हुए यूतो के पास पहुंच ही जाता है। यूतो से बताता है कि तुम सही टाइम पर यहाँ आ गए। यामागुची कहता है कि मैं और नहीं भाग सकता। यूतो कहता है कि तुम बहुत अमेजिंग हो, तुम बिना रुके यहाँ तक आ गए। जब मैंने रनिंग करना शुरू किया था तब मैं कई बार बीच में ही रुक गया था। यामागुची कहता है कि तो एक समय तुम भी मेरे जैसे ही थे। यूतो बताता है कि रनिंग के टाइम का ये बेस्ट टाइम है, यहाँ से मैं सनराइज देख सकता हूँ। यामागुची बताता है कि जब मैं वहाँ ताजी हवा में सांस ले रहा था तब मुझे एक फ्रीडम और अचीवमेंट महसूस हुई जो वर्कआउट करने के बाद आती है। तब मैंने सिटी पर से सन को राइज होते हुए देखा, वो सेम सिटी जहाँ पर मैं और बाकी लोग रहते हैं। हम सब के सब इस छोटी सी जगह पर है, पर हम एक दूसरे को कुचलना क्यों चाहते हैं, हम एक दूसरे को हेट क्यों करते हैं और क्यों हम खुद को नालायक समझते हैं। और थोड़े से समय मुझे फ्रीडम का एहसास हुआ। इसके बाद यूतो और यामागुची लंच करने वाले हैं। ब्लोंड यूतो को देखकर इरिटेट हो चुका है। वो लास्ट नाइट का इंसिडेंट याद करता है। ब्लोंड कहता है कि क्या कहा,
नाइट एरेंड। मेंबर कहता है कि ये बंदा स्ट्रॉन्गेस्ट से फाइट करना चाहता है। मुझे लगा कि इसे चेक करने में मजा आएगा तो मैंने इसे किलर्स के पास भेज दिया। तुम्हें पता है क्या हुआ? इसने सबको डिफीट कर दिया। पता नहीं ये कहां से आया है। तभी काजू हंसते हुए कहता है कि एक लेजेंडरी बॉक्सर के पास ऐसी छोटी मोटी स्टोरीज तो होनी ही चाहिए। मेंबर्स कहता है कि मैं तुम्हारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा लाऊंगा, तुम्हारा जो मन चाहे वो करो। काजू ब्लॉन्ड से पूछता है कि जिस बंदे से तुमने फाइट करी क्या वो स्ट्रॉन्ग था? ब्लॉन्ड कहता है कि वो तो बस मैं लापरवाह हो गया था, मैं उसे खुद सबक सिखा सकता हूँ, तो तुम मेरे रास्ते में मत आओ। काजू कहता है कि जो तुम चाहो। ब्लॉन्ड यूतो को देखकर गुस्सा हो रहा है। तभी यूतो उसकी ओर आता है। वो कहता है कि खाने का मजा तभी है जब हम साथ मिलकर खाए। वैसे भी मेरी ग्रैंड मदर मेरे लिए बहुत ज्यादा खाना बनाती है, मुझे इसे खत्म करने में मदद चाहिए होगी। ब्लॉन्ड को मारने के बाद यूतो उसके लिए एक नोट छोड़कर जाता है जिसमें वो उससे माफी मांगता है। लोग भी बहुत चाइल्डिश और कॉम्प्लेक्स होता है, दूसरों की काइंडनेस भी उनका अपमान कर सकती है। ब्लॉन्ड यूतो का लंच गिरा देता है। सारे स्टूडेंट उनकी ओर ही देख रहे होते हैं। ब्लॉन्ड वहाँ से भागते हुए कहता है कि मुझे भूख नहीं है, भाड़ में जाओ तुम। वो बाहर आकर बैठ जाता है। इस इंसिडेंट से वो बहुत इरिटेट हो गया है। स्टूडेंट आपस में बात करते हैं कि तुम नहीं जानते कि इसके संग क्या हुआ। स्कूल के फर्स्ट डे पर ये किसी को बुली कर रहा था, तभी यूतो ने इसकी इज्जत मिट्टी में मिला थी। तभी दूसरा कहता है कि मैंने सुना है कि यूतो ने इसे पंच मारने दिया, पर ये ऐसे लूजर की तरह क्यों बैठा है। दूसरा स्टूडेंट कहता है कि मैंने सुना है कि दूसरे दिन यूतो ने इसे एक शॉर्ट स्ट्रीट में पीटा था। टाइम बीतता गया और हर कोई अपने रास्ते में चलता रहा। यामागुची ने पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दी और यूतो प्रैक्टिस करता रहा और ब्लॉन्ड ने स्कूल आना बंद कर दिया। यामागुची और यूतो साथ प्रैक्टिस करने लगे। यूतो प्रैक्टिस करता और वहीं कुजो बाकी स्ट्रॉन्ग फाइटर्स को डिफीट करता और ऐसे ही समय बीतता गया। ट्रेनिंग के बाद यूतो अपने घर की ओर निकलता है। तभी उसे अननोन नंबर से एक कॉल आती है। वो सोचता है कि मुझे ये नंबर तो याद नहीं। वो कॉल उठाता है। दूसरी ओर से काजू बोल रहा है। वो कहता है कि तो तुम हो हीरो ऑफ जस्टिस यूतो ताकेडा। यूतो कहता है कि हाँ मैं वही हूँ, पर तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? काजू कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम काजू है। वो यूतो को यामागुची की हालत दिखाता है। असल में काजू ने यामागुची की यह हालत की है ताकि वो यूतो से फाइट कर सके और इसकी मदद ब्लॉन्ड ने की है। काजू कहता है कि अगर तुम हीरो हो तो तुम मुझे एंटी हीरो कह सकते हो। वो नाइफ को दिखाते हुए कहता है कि तुम्हें तो पता ही होगा कि क्या होगा अगर तुमने पुलिस को इसके बारे में बताया। और वहीं उसके पीछे ब्लॉन्ड खड़ा है। यूतो को यामागुची की चिंता सताती है। कुछ ही देर में यूतो लोकेशन पर पहुंच जाता है। काजू कहता है कि तुम तो बड़ी जल्दी यहाँ आ गए। यूतो पूछता है कि तुम क्या चाहते हो। काजू नोटिस करता है कि यूतो यहाँ पर भाग कर आया है, पर वो जरा सा भी थका हुआ नहीं लग रहा। वो कहता है कि तुम्हें तो गेम्स के बारे में पता ही होगा। यूतो कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। काजू कहता है कि ये सब मेरे लिए गेम की तरह है, पर मुझे मजा तब आता है जब मेरा अपोनेंट मेरे जितना स्ट्रॉन्ग हो। मैं स्ट्रॉन्ग अपोनेंट की खोज में निकला हूँ, पर मुझे जो भी मिले वो सब बहुत कमजोर थे। मैं गिव अप करने वाला था, पर तभी मैंने तुम्हारे बारे में सुना। यूतो ताकेडा, ये नाम मैंने कई बार सुना, तुम बहुत फेमस हो। यूतो कहता है कि क्या सही में इसलिए तुमने ये किया है? काजू कहता है कि मैंने तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में सुना था, मुझे पता था कि तुम मुझे तब तक सीरियस नहीं लोगे जब तक मैं कुछ ऐसा ना कर दूं। तभी यूतो अटैक करने आगे बढ़ता है। काजू नोटिस करता है कि ये तो बहुत फास्ट है, तो तुम मुझ पर कैसे पंच करने वाले हो? क्या तुम एक ब्रोकन रिदम और या फिर फेंट का यूज करोगे? नहीं, ये तो एक ओल्ड स्टाइल स्ट्रेट पंच का यूज कर रहा है। ये हुई ना कुछ बात। यामागुची की आंख खुलती है। वो देखता है कि यूतो और काजू फाइट कर रहे हैं और वहीं ब्लॉन्ड सोचता है कि यूतो कितना भी स्ट्रॉन्ग हो वो काजू को नहीं हरा सकता। सिर्फ एक महीने में उसने अकेले ही पूरी की पूरी बाइकर गैंग को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसका अलग ही लेवल है। यूतो को देखकर काजू नोटिस करता है कि इसमें कुछ अलग है। ये बहुत फिट है, फास्ट भी, और इसके सारे मूवमेंट सेम हैं। तो अब समझ आया इसके पास और कुछ नहीं है। वो फाइट करते हुए सोचता है कि भला कोई इतना टैलेंटलेस कैसे हो सकता है। ये तो बार बार एक ही मूवमेंट्स और कॉम्बिनेशन यूज कर रहा है, मानो कि मैं गेम के किसी फाइटर से फाइट कर रहा हूँ। हो, अब समझ में आया। तो जब तुम टैलेंटलेस को बहुत ज्यादा ट्रेन करो तो कुछ ऐसा होता है। मुझे नहीं पता कि किसने इसे ट्रेन किया है, पर उसने इस टैलेंटलेस के साथ बहुत अच्छा काम किया है। किसी भी एवरेज पर्सन से फाइट के लिए सिंपल ब्रूट स्ट्रेंथ काफी है, तभी इसका नाम इतना है, पर इसके मूवमेंट्स कोई भी पढ़ सकता है। काजू यूतो में पंच मारता है। यामागुची ये देखकर हैरान है और वहीं ब्लॉन्ड सोचता है कि मुझे पता था काजू उसे आसानी से डिफीट कर देगा। उसका फाइटिंग स्टाइल तो बहुत सिंपल है। बाइकर गैंग्स में भी कुछ ऐसे प्रो बॉक्सर हुआ करते थे। उससे फाइट करते हुए काजू ने कोई टेक्निक और स्ट्रेटेजी का यूज नहीं किया। वो अपने अपोनेंट को इतनी परफेक्शन से हिट करता है, सिर्फ एक और या फिर दो पंच में वो नॉकआउट हो जाता है। अगर सही कहूँ तो वो एक जीनियस है। यूतो की हालत खराब हो रही है और वहीं काजू से मारता
मारते हुए कहता है कि ये तो बहुत बोरिंग है। वो उसमें पंच मारता है और उसे नॉकडाउन कर देता है। यामागुची को यकीन नहीं हो रहा। ब्लॉन्ड को लग रहा है कि यूतो नॉकआउट हो गया है, पर तभी यूतो खड़ा होते हुए कहता है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, तो क्यों तुम बेतुकी चीजों पर अपनी पावर को यूज कर रहे हो? अगर तुम इतने पावरफुल हो तो तुम इसको दूसरों के भले के लिए क्यों यूज नहीं कर सकते? ये सुनकर काजू कहता है कि क्या कहा, दूसरों के भले के लिए करूं? पर क्यों, इसमें ज्यादा मजा है। इसके बाद काजू उसे एक पंचिंग बैग की तरह हिट करने लगता है, मानो कि ये वन साइडेड फाइट हो। बस बचा रहा तो सिर्फ काजू का घमंड और यामागुची की बेबसी। काजू कहता है कि इसमें तो मजा ही आ गया। दुर्भाग्यवश कई लोग खुद के लिए जीते हैं क्योंकि वो वैल्यू में अंतर नहीं कर पाते कि क्या सही है और क्या गलत, और वहीं कुछ लोगों की जिंदगी किसी बैटलफील्ड से कम नहीं होती। उस रात यामागुची अपने घर जाता है। वो देखता है कि उसकी अल्कोहलिक मदर ने सारा सामान तहस नहस कर दिया है। उसकी मदर की हालत खराब है और वहीं यूतो हॉस्पिटल में एडमिट है। नर्स उसे यामागुची का लेटर देती है। यामागुची बताता है कि जब तक तुम्हें लेटर मिलेगा मैं बोट में होऊंगा। मेरे घर पर कुछ हुआ है इसलिए मैंने स्कूल छोड़ दिया है और पैसे कमाना शुरू कर दिए हैं। मैं कभी कभार नहीं हमेशा सोचता हूँ कि कैसा होता कि अगर मैं कोई और होता, कैसा होता कि अगर मैं कोई नॉर्मल फैमिली में पैदा हुआ होता। मुझे लगा था कि अगर मैं अपना बेस्ट दूंगा तो मैं खुद को चेंज कर सकता हूँ, पर लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि मुझे अपनी औकात पता चल गई है, पर मैं खुद को बहुत लकी समझता हूँ कि मैं तुम जैसे व्यक्ति से मिल सका। काश मैं तुम्हारे संग और टाइम बिता पाता। मैं आशा करता हूँ कि तुम जल्द ठीक हो जाओगे। ये पढ़ने के बाद यूतो में कुछ चेंज होता है। वो सोचता है कि मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा। उसी रात यूतो मिसाकी की जिम में पहुंचता है। मिसाकी बताती है कि उस दिन वो अपने गीले हॉस्पिटल ग्राउंड में मेरे जिम में आया। उस दिन ने सब कुछ चेंज कर दिया। यूतो कहता है कि कोच मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ, मैं और स्ट्रॉन्ग बनूंगा और प्रूव करूंगा कि भले ही तुम्हारे जीवन में कितनी परेशानियां हो, भले ही तुम्हारे सर्कमस्टांसेस कितने भी खराब हो, अगर तुम चाहो तो तुम उसे चेंज कर सकते हो। इसके बाद यूतो मिसाकी से और कड़ी मेहनत से ट्रेन होने लगता है। मिसाकी कहते हैं कि अगर तुम ऐसे ही स्लो रहे तो उसे डिफीट नहीं कर पाओगे। वो काजू के बारे में सोचते हैं कि इस एरिया में कोई भी ऐसा बॉक्सर नहीं है जिसे काजू के बारे में ना पता हो, एक गॉड गिवन टैलेंट जो कि जापानीज बॉक्सिंग के फ्यूचर पर राज करेगा। ये साफ है कि यूतो उसके सामने बिल्कुल नहीं टिक सकता, पर जब तक वो ऐसा करना चाहता है तब तक उसे इसमें मीनिंग दिखती है, तब तक मैं उसे सपोर्ट करूंगी। समय के संग यूतो ट्रेन करने लगता है और वहीं यामागुची बोट में काम कर रहा है और ऐसे ही समय निकलता रहता है। एक रात फिर यूतो काजू से मिलता है। काजू कहता है कि अब तक कोई भी मुझसे फाइट करने वापस नहीं आया, खैर मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। इस बार भी काजू यूतो को डिफीट कर देता है। वो कहता है कि तुम तो बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं हुए, तुम गिव अप कर दो, तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है, तुम मुझे लाखों सालों में भी नहीं हरा पाओगे। यूतो कहता है कि मैं गिव अप नहीं करने वाला, चाहे लाखों साल हो या फिर करोड़ों, मैं गिव अप नहीं करने वाला जब तक मैं तुम्हें बीट ना कर दूं। ये सुनकर काजू हंसते हुए वहां से चला जाता है। यूतो मिसाकी से कहता है कि लगता है कि मैं उसे इस तरह डिफीट नहीं कर सकता, मैं स्कूल को छोड़कर बॉक्सिंग पर फोकस करना चाहता हूँ। ये सुनकर मिसाकी कहती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे रियलिस्टिक होकर इसे बताना चाहिए कि बॉक्सिंग के अलावा भी तुम कुछ और रास्ता चुन सकते हो। वो हिरोतो और मियो को याद करते हुए सोचती है कि तुम दोनों इस सिचुएशन में होते तो क्या करते। सॉरी मियो और हिरोतो, मैं बॉक्सिंग के अलावा और कुछ नहीं जानती, मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, कुछ भी रिजल्ट आए मुझे ब्लेम मत करना। वो कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम यही करना चाहते हो तो यही सही, मैं तुम्हें फुल सपोर्ट करती हूँ, तो तुम अपना बेस्ट दो। इसके बाद यूतो अपना पूरा टाइम ट्रेन होने में लगाता है। उसने हर एक अपनी ट्रेनिंग में खून पसीने को एक किया और कुछ दिनों बाद वो फिर से काजू को चैलेंज करता है और फिर हार जाता है, पर यूतो हार नहीं मानता। वो और ट्रेनिंग करता है और फिर काजू को चैलेंज करता है, पर फिर वो काजू से हार जाता है, पर यूतो फिर भी नहीं रुकता। उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी बार हारता है, वो काजू को हरा कर रहेगा। वो और मेहनत करने लगता है। इस बार काजू कहता है कि तुम गिव अप कर दो, मैं भी तुमसे थक चुका हूँ। वो काजू से फाइट करता है और फिर से हार जाता है और वहीं यामागुची बोर्ड पर एज अ वर्कर अपनी लाइफ निकाल रहा है। यूतो कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा। वो प्रैक्टिस करता रहता है और ऐसे ही कई सारे सीजन निकल जाते हैं और अब ये बताना भी मुश्किल था कि वह कितनी बार काजू से फाइट में हारा है। यूतो खुद को मिसाकी के संग ट्रेन होते हुए देखता है। वो उसके मिट्स पर हिट करता है, तभी उसकी आंख खुलती है। वो कहता है कि तो ये एक सपना था, मुझे ट्रेनिंग करनी है। वो वही सेम पंच मिसाकी की मिट्स पर हिट करता है। ये देखकर मिसाकी भी चौंक जाती है। वो सोचता है कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। यूतो मिट्स पर हिट करते हुए सोचता है कि मुझे ये भी नहीं पता कि क्या सपना है और क्या हकीकत। खैर क्या फर्क पड़ता है, मुझे वो करते रहना है जो मुझे कोच ने सिखाया है। मिसाकी नोटिस करती है कि वो एक कर सकता है, उसने अपनी ग्रोथ पीक को पार कर लिया है। इसके बाद वो काजू से फाइट करता है। काजू नोटिस करता है कि यूतो पहले से बदल चुका है, पर तब भी काजू से डिफीट कर देता है। वो कहता है कि इस बार तो तुमने मुझे चुका ही दिया, तो अगर तुम ट्राई करो तो इम्प्रूव हो सकते हो। यूतो कुछ बड़बड़ा रहा है। काजू जाते हुए कहता है कि मुझे अपने नेक्स्ट मैच का इंतजार रहेगा। यूतो खुद में
बड़बड़ा रहा है, मेरे अपरकट की टाइमिंग ठीक नहीं थी, मेरे पंचेस को और शार्प होना होगा, मुझे सही टाइम पर मूवमेंट करनी है और मुझे और बोल्ड होना होगा। धीरे धीरे यूतो इम्प्रूव होने लगता है। काजू नोटिस करता है कि यूतो पहले से शार्प हो चुका है, पर तभी यूतो का पंच उसे हिट करता है। ये देखकर वो इरिटेट हो जाता है, यूतो चेंज हो चुका है। और वहीं यामागुची समुद्र को देख रहा है। वो सोचता है कि मेरे पास कोई होप नहीं है, मेरे पास जीने का भी कोई रीजन नहीं है, मैं शांति को पाना चाहता हूँ। वो सुसाइड करने की सोच रहा है। काजू इरिटेट हो चुका है। तभी हमें यूतो का ग्राफ दिखाया जाता है जो कि ये बताता है कि उसने अपनी लिमिट कई बार पार करके प्रो की लिमिट भी पार कर दी है। यूतो काजू से फाइट करता है, काजू पंच थ्रो करता है, तभी यूतो उसमें पंच मारता है और उसे नॉकडाउन कर देता है। और वहीं यामागुची यूतो के संग बिताए अपने पल याद करता है कि कैसे वो दोनों सनराइज को देखते थे, क्योंकि वो अब भी उसी सनराइज को देख रहा है। काजू डिफीट हो चुका है। 3 साल के काउंटलेट डिफीट्स, डेजिंग एफर्ट और फ्रस्ट्रेशन के बाद एक सुपरमैन पैदा होता है। पीटर यूतो से पूछता है कि तुम्हारे लिए बॉक्सिंग क्या है। यूतो कहता है कि मेरे लिए बॉक्सिंग एक प्रूफ है, भले ही तुम्हारे सर्कमस्टांसेस कितने भी बेकार हो, भले ही तुम्हारे पास कितने भी दुख और पीड़ा हो, तुम्हें हार नहीं माननी है। बॉक्सिंग के जरिए मैं प्रूव करूंगा कि होप अभी मरी नहीं है। यूतो और यू के मैच का दिन भी आ चुका है। कलीन कहता है कि तो जिस दिन का तुम्हें इंतजार था वो आ गया। इस दिन यूतो ताकेडा और यू के बीच जूनियर वेल्टरवेट वर्ल्ड टाइटल मैच होने वाला है। इस मैच को लेकर क्राउड में अलग ही जोश है। कलीन कहता है कि एक ऐसा टैलेंटेड बॉक्सर जिसे आज तक बॉक्सिंग की हिस्ट्री में नहीं देखा गया है, लाइटवेट वर्ल्ड चैंपियन यू। चैलेंजर होने के बावजूद भी यू ने अपने ओवरे से पूरे स्टेडियम को ओवर पावर कर दिया है। उसने इनविंसिबल चैंपियन जीन पियर को एक पंच तक मारने का मौका नहीं दिया। क्या यू इतनी आसानी से जूनियर वेल्टरवेट टाइटल भी जीत सकता है? और वहीं दूसरी ओर यूतो ताकेडा रिंग में एंट्री ले रहा है। उसे स्ट्रॉन्गेस्ट इन फाइटर बॉक्सर कहा जाता है, पर यूतो ने इस नाम को पाने में बहुत मेहनत की है। वो बार बार नॉकडाउन होकर वापस खड़ा हुआ है, और वो भी इस डिवीजन में जहाँ पर कई सारे स्ट्रॉन्ग बॉक्सर है, पर अंत में उसने वेल्टरवेट डिवीजन पर फतेह हासिल कर ली। तुम कह सकते हो कि बॉक्सिंग स्टोरी एक होप और जीत की स्टोरी है। क्या ये अपने टाइटल को यू से प्रोटेक्ट कर सकेगा? यू यूतो को ही घूर रहा है। हॉस्पिटल में एक बच्चा यूतो के मैच को देखने के लिए एक्साइटेड है। वो अपनी मॉम को आवाज लगाता है। जोश की भी नजर इस मैच पर है, और वहीं ऑडियंस में एक और व्यक्ति है, वो भी इस मैच को लेकर बहुत सीरियस है। ये मैच हार्ड वर्क और टैलेंट के बीच में है। कलीन पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या होने वाला है बॉब? बॉब कहता है कि ये तो बहुत सिंपल है, हमें ये देखना होगा कि यूतो कितने राउंड तक टिक सकता है। कलीन कहता है कि कहीं तुम ये तो नहीं कह रहे कि यू इस मैच को डोमिनेट करने वाला है। बॉब कहता है कि हालांकि यू के जीतने की चांस है, क्योंकि उसकी बॉक्सिंग बहुत ही खतरनाक है, पर ताकेडा आधे मैच तक टिक सका तो वो इस मैच को जीत सकता है। मिसाकी यूतो को कहती है कि तुम्हें हमारा प्लान याद है ना? यूतो कहता है कि उसका दिल जोरों से धड़क रहा है। वो खुद से कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अगर मैं नॉकडाउन हो भी गया तो मैं खड़ा होकर मैच के एंड तक फाइट करूंगा। मैं प्रूव करके रहूंगा कि हमें हमेशा होप रखनी चाहिए। बच्चे इस मैच को लेकर सीरियस है। जोन की नजर भी मैच पर टिकी है, और वहीं क्राउड में वो व्यक्ति भी मैच पर फोकस है। फर्स्ट राउंड शुरू होता है। यूतो यू की ओर अटैक करने आगे बढ़ता है। वो यू के पंच को डॉज करते हुए डिस्टेंस को कवर करता है, और फिर वो यू में पंच मारता है, पर यू से डॉज कर लेता है। यू पंच मारता है, यू तो डॉज करते हुए यू को अपनी रेंज में ले रहा है। मिसाकी सोचते हैं कि हमें इस पर 12 राउंड तक ऐसे ही प्रेशर बनाए रखना है। तभी हमें इस मैच से पहले की ट्रेनिंग दिखाई जाती है। मिसाकी कहते हैं कि तुम्हें यू के इस पंच से बचकर रहना है। तुमने जीन पियर और इसकी फाइट तो देखी होगी। तुम्हारी करंट स्किल के अकॉर्डिंग तुम इसे डॉज तो छोड़ो, काउंटर भी नहीं कर सकते, तो तुम क्या करने वाले हो? यू तो कहता है कि तो मुझे खुद को गार्ड करना ही मेरा एक ऑप्शन है। मिसाकी कहती है कि इस तरह का पंच तुम ब्लॉक नहीं कर सकते, गार्ड हमारा लास्ट रिसोर्ट है। इसका सही जवाब है डिस्टेंस, क्योंकि उसे इस पंच को थ्रो करने के लिए डिस्टेंस की जरूरत है। पूरे टाइम तुम्हें उसके पास रहना होगा। उसे उस पंच के लिए डिस्टेंस ही मत दो, और ना ही तुम उसे अपने से दूर जाने दो। अपने स्टेमिना के संग तुम ये कर सकते हो, अपने डिस्टेंस को क्लोज करो। अगर तुम ऐसे आखिरी राउंड तक टिक सके तो हम इस मैच को जीत सकते हैं। यू ने अपने टैलेंट के दम पर हर मैच को फर्स्ट राउंड में ही खत्म कर दिया है। उसकी सबसे लंबी फाइट 2 राउंड और 11 सेकंड्स है। उसे लंबी फाइट का अंदाजा नहीं है, मानो कि वो एक अलग डायमेंशन में है, पर उसकी बॉडी इसके लिए तैयार नहीं होगी। तुम्हें उससे तब तक फाइट करनी है जब तक वो थक ना जाए। और वहीं के स्माइल करते हुए सोचता है कि मुझे पता था यू तो ऐसा कुछ ही करेगा। वो यू से कहता है कि जरा इसके मैच को देखो, तुम्हारा अगला मैच इससे होने वाला है। यू तो ताकेडा, जिसे वेल्टरवेट डिवीजन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है, क्या तुम्हें पता चला कि वो किस टाइप का बॉक्सर है? उसकी मसल एक आर्मर का काम करती है। मैंने किसी को भी ऐसी मसल के संग नहीं देखा। ऑब्वियसली उसकी मसल सिर्फ उसे प्रोटेक्ट ही नहीं करती, बल्कि वो उसे एक्सप्लोसिव रिफ्लेक्स भी देती है। उसकी तेज स्पीड और मूवमेंट यह एक बॉक्सर का वर्स्ट नाइटमेयर है। और यही नहीं, वो बहुत ही जिद्दी है। तुम उसे कितना भी नॉकडाउन कर दो, वो वापस खड़ा हो जाता है। और उसका सबसे बड़ा वेपन है उसका स्टैमिना। मैच के शुरुआत से अंत तक
ताकेडा ने एक के बाद एक पंच थ्रो किए, वो कहीं रुका ही नहीं। उसके सुपर ह्यूमन स्टेमिना के कारण वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो उस समय तुम क्या करोगे? यू कहता है कि मैं उसके पास आने से पहले ही उसे हिट करूंगा। के स्माइल करते हुए कहता है कि मैं ऐसे किसी काम को नहीं करता। यू अपनी पोजीशन चेंज करता है। यूतो को कुछ समझ नहीं आ रहा है। वही मिसाकी हैरान और के स्माइल कर रहा है। यूतो सोचता है कि ये क्या कर रहा है। यू ने भी इन फाइटर का स्टांस ले लिया है। वो यूतो की कॉपी कर रहा है। के मन में कहता है कि दिखाओ इन्हें कि रियल टैलेंट क्या होता है। यू और यू तो दोनों एक ही पोजीशन में है। यू तो सोचता है कि मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे बस वो करना है जो मैं करता हुआ आया हूँ। वो यू पर पंच मारने आगे बढ़ता है, पर तभी यू उसमें पंच मारता है। मिसाकी शॉक्ड है, पीटर शॉक्ड है और वहीं के को मजा आ रहा है। यू तो दोबारा उसे पंच मारने की कोशिश करता है, पर यू उसे पंच मारता है। यू तो सोचता है कि ये क्या हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, ये मेरा स्टाइल कॉपी कर रहा है। इसके बाद यू यूतो को हिट करने लगता है और वहीं यू तो सोचता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी इन मूवमेंट्स को मास्टर करने में गुजारी है और ये उन्हें मुझसे फास्ट और बेटर कर रहा है। मिसाकी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। यू तो सोचता है कि एकदम साफ हो चुका है, भले ही मैं कुछ भी कर लूं, मैं इसे कभी नहीं हरा पाऊंगा। यह देखकर क्राउड में अलग ही जोश भर जाता है और वहीं के कहता है कि ये हुई ना बात, उसके पास जो भी है लूट लो और उन्हें पैरों तले कुचल दो, तब तुम्हें पता चलेगा कि जिंदा होने का क्या मतलब है। यूतो को कुछ समझ नहीं आ रहा और वही यू इन स्टांस में उससे फाइट कर रहा है। यूतो से उसके स्टाइल में फाइट कर रहा है, मानो कि हम एक मिरर रिफ्लेक्शन को देख रहे हो। पर जूनियर वेल्टरवेट चैंपियन यूतो ताकेडा बड़ी गंदी तरह पिट रहा है। उसकी रिएक्शन स्पीड और एथलेटिक एबिलिटी की कोई बात ही नहीं। यू ताकेडा को बताता है कि रियल टैलेंट क्या होता है और वहीं यू तो सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं फेंट का यूज करूं? नहीं, इसने कुछ असर नहीं किया। ठीक है, फिर मैं अपने गार्ड को ऑन रखूंगा। ये देखकर यू तो में बॉडी शॉट मारता है। यू तो सोचता है कि ये भी कुछ काम नहीं आ रहा और जिस तरह से ये फाइट चल रही है, यू मुझे ऐसे ही पंचिंग बैग की तरह हिट करता चला जाएगा, मुझे क्या करना चाहिए? और वहीं मिसाकी सोचती है कि बस कैसे न कैसे करके तुम रिंग में टिके रहो यूतो, अगर तुम इस राउंड को सरवाइव कर सकते हो तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या करना है। हॉस्पिटल में वो बच्चा भी यूतो को सपोर्ट कर रहा है, जोश की भी नजर फाइट पर ही है और वहीं क्राउड में वो व्यक्ति भी यूतो को सपोर्ट कर रहा है। कैसे न कैसे करके फर्स्ट राउंड एंड होता है। ये राउंड यूतो के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मिसाकी यूतो को आवाज लगाती है, यूतो कहीं खोया हुआ है। मिसाकी कहती है कि होश में आओ। यूतो कहता है कि कोच, क्या तुमने उसे देखा? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो इतना स्ट्रॉन्ग है, मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ। मिसाकी कहती है कि ये सच है कि वो स्ट्रॉन्ग है, पर सुनो, भले ही वो कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, पर वो हर एरिया में स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, इसे तुम ही ऐसे कर सकते हो। और वहीं कोच के यूतो की हालत देखता है। वो यू से पूछता है कि तो फर्स्ट राउंड कैसा रहा? यू कहता है कि ये स्ट्रॉन्ग है, पर लाइट वेट डिवीजन इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। के कहता है कि तुम्हें भी ऐसा लग सकता है, पर यू तो उन फाइटर्स में से है जिन्हें कठिनाइयां और परेशानी स्ट्रॉन्ग बनाती है, जैसे कि किसी कॉमिक हीरो के संग होता है। अगर तुमने लापरवाही बरती तो वो तुम में एक या दो पंच हिट कर सकता है। यू बिना एक्सप्रेशन चेंज किए कहता है कि देखते हैं। वही कलीन पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है बॉब, क्या यू तो सेकंड राउंड में अपना कमबैक कर पाएगा? बॉब कहता है कि यू तो स्ट्रॉन्ग बॉक्सर है, मुझे पता है कि वो मैच को इस तरह एंड नहीं होने देगा, मुझे यकीन है कि उसके पास कोई गेम प्लान होगा। बैल बजती और सेकंड राउंड शुरू होता है। यू पर पंच मारने आगे बढ़ता है, पर उससे पहले यू उसके फेस पर पंच हिट करता है। यू तो फिर से उसे हिट करने की कोशिश करता है, पर यू से डॉज कर लेता है। तभी हमें बताया जाता है कि मिसाकी ने उसे यू के संग पंचेस एक्सचेंज करने की सलाह दी थी। वो कहती है कि तुम वैसा करो जैसा तुम करते हुए आए हो, तुम उस पर फोकस करो जिसमें तुम अच्छे हो, अपनी ट्रेनिंग को मत भूलो, ये मत भूलो कि तुम कौन हो। यू को पंच मारने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि मुझे पता है कि मैं कौन हूँ, बस मुझे वो करने की जरूरत है जिसमें मैं अच्छा हूँ। सबकी नजर इस फाइट पर ही है, चाले छोटी हो या बड़ी, हम सब अपने दिल में एक आशा के संग जीते हैं। यू तो पंच खाते समय पंच को थ्रो कर रहा है, उसके स्पिरिट और करेज का क्या कहना। वो सोचता है कि मैं खुद को संभाल सकता हूँ, मुझे पता है कि मुझे उसके पंचेस का सामना करना है, भले ही ये मुझे कितना भी दर्द करे, मैं इसे जब तक मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ मैं फाइट करता रहूंगा। धीरे धीरे यू को पीछे पुश कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि फाइट में यूतो ने अपर हैंड गेन कर लिया है। ये देखकर के कहता है कि नॉट बैड, और वहीं के एक्स बॉक्सर बॉब सोचता है कि यूतो को ऐसा करना ही था, पर मुझे नहीं लगता कि के का ये बॉक्सर यूतो को सीरियसली भी ले रहा है। यू ने अपनी जरा सी भी ट्रू स्ट्रेंथ नहीं दिखाई है। तभी यूतो नोटिस करता है कि कुछ तो अलग है। यूतो से अपनी दूरी बना लेता है। यूतो डिस्टेंस को क्लोज करने यू के पास जाता है, पर तभी यू उस पर पंच थ्रो करता है और इसी कारण यूतो उसकी रेंज में नहीं जा पा रहा है। के स्माइल करने लगता है और वहीं मिसाकी सोचती है कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है। यूतो
तो सोचता है कि मैं डिस्टेंस को क्लोज नहीं कर सकता। वो खुद को गार्ड करने की सोचता है, पर तभी यू उसमें बॉडी शॉट मारता है और यूतो को उसके घुटनों पर ले आता है। यूतो नॉकडाउन हो जाता है। ये देखकर मिसाकी शॉक्ड है। वो बच्चा भी सैड हो गया है और वहीं जोश भी उसे देखकर घबराया हुआ है। वो सोच रहा है कि अच्छा है मैंने बॉक्सिंग क्विट कर दी। कठिनाई और परेशानी तो अभी शुरू हुई है। यू यूतो को ही घूर रहा है और वहीं क्राउड पूरे जोश में है और वहीं उस क्राउड में वो व्यक्ति बैठा है जो यूतो के बारे में चिंतित है और ये व्यक्ति यूतो का फ्रेंड यामागुची है। नोबल्स कार्टून्स मूवीज में एफर्ट को पैशनेट डायनेमिक दिखाया जाता है और इसलिए हमें उसे देखने में मजा आता है। पर जिसने भी अपनी जिंदगी में सही मायनों में एफर्ट डाला होगा उन्हें पता होगा हर दिन तुम्हें इसी इफेक्ट के कारण लोनलीनेस और पेन का सामना करना पड़ता है। जिम में मिसाकी यूतो को प्रैक्टिस करवा रही है। वो बाहर एक कपल को नोटिस करती है। वो नोटिस करती है कि यूतो ने बॉक्सिंग के लिए उन मूवमेंट्स को सैक्रिफाइस कर दिया है। यूतो की ट्रेनिंग खत्म होती है। वो मिसाकी की ओर देखता है। मिसाकी उससे बॉक्सिंग के बारे में कुछ कहने वाली होती है पर वो बात को काट देती है। वो कहती है कि 1 मिनट के रेस्ट के बाद हम फिर से प्रैक्टिस करेंगे। यूतो नॉकडाउन हो चुका है। उसे पहले से भी ज्यादा दर्द हो रहा है। मिसाकी की नजर यूतो की ओर ही है। यूतो सोचता है कि मुझे सांस पर फोकस करना होगा। वो बच्चा भी यूतो को चीयर कर रहा है। जोश भी मन में कहता है कि यूतो तुम ये कर सकते हो। यामागुची भी यूतो को चीयर कर रहा है। यू देखता है कि यूतो अपने पैरों पर खड़ा हो गया है पर यू को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। यूतो सोचता है कि कुछ ना कुछ तो तरीका होगा जो कि मैं हम दोनों के डिस्टेंस को कम कर सकूं। फाइट शुरू होती है। यूतो उसके जैब से बचते हुए सोचता है कि जैब्स को थ्रो करता है जिससे बचना लगभग नामुमकिन है। मुझे इन्हें हेड ऑन लेते हुए उसे अपनी रेंज में लेना होगा। ऐसे यूतो यू के पास जाने लगता है। वो पास जाकर यू को पंच मारता है पर यू से डॉज कर लेता है पर यूतो उसका पीछा नहीं छोड़ता। वहीं कलीन कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा। कुछ सेकंड्स पहले यूतो ग्राउंड पर था पर अब यू के संग डिस्टेंस क्लोज कर रहा है। वहीं के सोचता है कि यूतो की रिकवरी की दाद देनी होगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि नॉकडाउन होने के बाद भी वो ऐसे फाइट कर रहा है। यूतो फाइट करते हुए सोचता है कि भले ही मैं उसके कितना भी पास जाने की कोशिश कर लूं वो मुझसे अपना डिस्टेंस बना ही लेता है। वो देखता है कि यू उसके पास आ रहा है। वो सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं गार्ड रेस करूं और या फिर पीछे हटूं। नहीं, अगर मैं भागता रहा तो ये फाइट नहीं जीत पाऊंगा। मेरे पास अपने डिस्टेंस को क्लोज करने के अलावा और कोई चांस नहीं है। यू तो यू के पंचेस को हेड ऑन ले रहा है। ये देख कर के को मजा आ रहा है और वहीं मिसाकी चिंतित है। यू तो फिर से यू पर पंच को थ्रो करता है पर यू उसके पंच को फिर से डॉज कर लेता है। के सोचता है कि इस समय उसने बड़ी तेजी से अपने डिस्टेंस को क्लोज किया है जिससे यू ने अपनी टाइमिंग खो दी है। यू तो एक सैंड की तरह चार्ज करता है। ऐसा करने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। हालांकि तुम मेरे कॉम्पिटिटर हो पर मैं तुम्हें सराहता हूँ। जाओ ऐसे ही अंत तक स्ट्रगल करते रहो। कलीन बताता है कि यू तो यू को अपनी रेंज से बाहर नहीं निकलने दे रहा। हम सेकंड राउंड के बीच में हैं। अभी तक कोई भी बॉक्सर यू को इतने लंबे समय तक रिंग में नहीं रख पाया है। यू तो दिखा रहा है कि उसे इस डिवीजन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों कहा जाता है पर ये तो साफ है कि वो ऐसे करते हुए खुद डैमेज हो रहा है। पर इस तरह वो कितनी और देर तक टिक पाएगा। वहीं यू तो नोटिस करता है कि बहुत सारे हिट के कारण उसकी बॉडी स्लो हो गई है। मुझे स्पीड में मूव करना होगा। अगर मैंने जरा सी भी ओपनिंग छोड़ी तो मैं तो गया काम से। नहीं, मुझे और फास्ट मूव होने की जरूरत है। यू तो को हिट करता है और फिर दोबारा हिट। इससे यू तो फिर से नॉकडाउन हो जाता है। इस पंच ने यू तो की हालत बिगाड़ दी है। मिसाकी टॉवल थ्रो करने की सोच रही है। रेफरी गिनती गिनना शुरू करता है। बच्चे, जोश, यामागुची सबके सब यूतो के खड़े होने की आशा कर रहे हैं। यूतो अपने फादर को याद करता है। उसकी आंख में एक अलग ही चमक आती है। वो खड़ा हो जाता है। यू से ही घूर रहा है। मिसाकी ये देखकर हैरान है और वहीं के स्माइल कर रहा है। यूतो यामागुची को याद करते हुए सोचता है कि मुझे प्रूव करना होगा कि जो भी तुम चाहो उसे पूरा कर सकते हो। यूतो को फिर से खड़ा होते हुए देखकर पूरे क्राउड में एक नया जोश भर जाता है। रेफरी यूतो को देखकर सोचता है कि मैं पता नहीं लगा पा रहा हूँ कि क्या वो सही है या नहीं, पर मुझे इस पर नजर बनाए रखनी होगी। फिर से फाइट शुरू होती है। यू फिर से यूतो को पंचिंग बैग की तरह हिट करने लगता है। वहीं यामागुची मन में कहता है कि यूतो मुझे पता है कि तुम ये खुद के लिए नहीं कर रहे। तुम खुद को इतना पुश इसलिए करते हो ताकि तुम मुझ जैसे लोगों के लिए एक आशा की किरण बन सको। मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। तुम्हारी वजह से मैं अपनी जिंदगी की परेशानी को हल कर सका। मैंने कड़ी मेहनत की और अब हालांकि ये बहुत छोटी है पर मेरे पास मेरी खुद की फ्रूट एंड वेजिटेबल शॉप है और मेरी मदर को भी उसके अल्कोहलिज्म के लिए ट्रीट किया जा रहा है। यामागुची यूतो की हालत देखकर परेशान है। यू से बहुत गंदी तरह मार रहा है। यूतो उसे हिट करने की कोशिश कर रहा है पर अभी तक वो यू को एक पंच भी नहीं कर पाया है। वहीं यामागुची सोचता है कि इट्स ओके, तुम्हें खुद को इतना ज्यादा प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तुम नीचे गिर सकते हो, तुम गिव अप कर सकते हो। तभी बेल बजती है और सेकंड राउंड खत्म होता है। ताकेडा ने कैसे न कैसे सेकंड राउंड भी सरवाइव कर लिया है पर अब ये देखना होगा कि वो कब तक ऐसे ही टिक पाएगा। और वहीं यू के चेहरे पर जरा सा भी एक्सप्रेशन
नहीं है। मिसाकी चिल्लाती है कि खुद को संभालो। यूतो हाफते हुए कहता है कि मैं अच्छी फाइट तो कर रहा हूँ ना कोच, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं सिर्फ उसके पास जाने की कोशिश ही कर सकता हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। मिसाकी कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम अच्छा कर रहे हो, तुमसे जितनी उम्मीद थी तुम उससे भी अच्छा कर रहे हो, बस तुम यू के पास रहो, तुम्हें तुम्हारा मौका मिलेगा। वो मियो और हिरोटो को याद करते हुए सोचती है कि कभी कभार मैं सोचती हूँ कि क्या मैं सही भी कर रही हूँ। मुझे लगता है कि मुझे यूतो को एक कंफर्टेबल लाइफ जीना सिखाना चाहिए था, एक अच्छी हैप्पी लाइफ, फिर उसे इस तरह दर्द का सामना नहीं करना पड़ता। राउंड 3 शुरू होता है। मिसाकी सोचती है कि लगता है कि मैं खुद को ये बताकर मैं उसके रास्ते में चलने में उसकी मदद कर रही हूँ, ऐसे मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रही हूँ। यूतो और यू फाइट शुरू करते हैं। ये फाइट देखते हुए के सोचता है कि मानना तो पड़ेगा, कुछ तो बात है इसमें, पर इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात है इसका पोटेंशियल। जैसे जैसे राउंड बढ़ रहे हैं वैसे वैसे प्रोग्रेस कर रहा है, वो बड़ी तेजी से रियल टाइम इंप्रूव हो रहा है, मानो कि कोई पहली बारी बॉक्सिंग सीख रहा हो। वो सही में एक कॉमिक बुक की हीरो की तरह है। जब तक तुम जिंदा हो ऐसे ही स्ट्रॉन्ग होते रहो यूतो। आर्नो टाइट से फाइट करने के लिए यू को बहुत सारे एक्सपीरियंस की जरूरत है। राउंड 4 शुरू होता है। यूतो खुद को कैसे न कैसे संभाल रहा होता है, और फिर राउंड 5 और राउंड 6, और अब ये हाफ मैच खत्म होने को आ गया है। यूतो अब भी यू के डिस्टेंस को क्लोज करके उसे हिट करने की कोशिश कर रहा है। वहीं के मन में कहता है कि तो कैसा चल रहा है यू, तुम 6th राउंड में फाइट कर रहे हो और तुम्हारे पास एक ऐसा अपोनेंट है जो कभी हार नहीं मानने वाला, तुमने कभी भी इतनी थकान महसूस नहीं की होगी, तो अब तुम क्या करने वाले हो। वो हंसते हुए कहता है कि यू तो तुम्हें हिट कर सकता है अगर तुमने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो। तभी यू यूतो को फिर से नॉक डाउन कर देता है। ये देखकर बच्चे ने अपनी आंखें बंद कर ली है। जोश के भी तोते उड़े पड़े हैं, और वहीं यामागुची भी मन में कहता है कि वहीं पड़े रहो यूतो, तुम्हें खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। अब तक यूतो कई बार नॉकडाउन हो चुका है, पर वो हर बार खड़ा हो जाता है। रेफरी गिनती गा रहा है, मिसाकी सैड है, उसकी आंखों में आंसू है। यूतो खड़े होते हुए सोचता है कि मुझे खड़ा होना होगा। वो खड़े होने की कोशिश करता है, पर वो फिर से नीचे गिर जाता है। तभी उसकी नजर मिसाकी की ओर पड़ती है। इससे उसे मिसाकी और उसकी कन्वर्सेशन याद आती है। यूतो प्रैक्टिस कर रहा है। वो मिसाकी को कोच कहता है। मिसाकी ड्रंक है। वो कहती है कि कोच कहना बंद करो और मुझे आंटी कहो, तुमने बहुत प्रैक्टिस कर ली, चलो छत पर चलते हैं। वो दोनों छत पर आ जाते हैं। मिसाकी कहती है कि यूतो अच्छी बात है कि तुमने बहुत मेहनत की है, पर तुम बहुत ज्यादा मेहनत करते हो। यूतो कहता है हाँ मैं टैलेंटेड नहीं हूँ इसलिए। मिसाकी चिल्लाती है कि मेरा मतलब वो नहीं है। वो कहते हैं कि कभी कभार तुम खुद को ऐसी सिचुएशन में पाओगे कि तुम कितनी भी कड़ी मेहनत कर लो तुम उसे चेंज नहीं कर सकते। उस सिचुएशन में तुम कुछ नहीं कर पाओगे, उस समय में तुम क्या करोगे। यूतो कहता है कि मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे लगता है कि मैं मेहनत करते हुए अपना बेस्ट दूंगा। मिसाकी कहती है कि तुम टूट जाओगे, ज्यादा मेहनत करने से तुम टूट जाओगे, मुझे इस चीज का डर है। यूतो मुझे लगता है कि जिंदगी एक तोहफा है। ऑफ कोर्स इस जिंदगी ने मुझे कई दुख दिए हैं, मैंने अपने दोस्तों को खोया है, पर मुझे ये जिंदगी मिली, मैं तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हें मिल सकी, ये मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। मुझे लगता है कि हमें इस जिंदगी के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। यूं तो तुम अपने भार को छोड़कर आजाद हो सकते हो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी की सबसे ग्रेटेस्ट गिफ्ट तुम हो। वो सोचता है कि अब समझ में आया, मेरी जिंदगी जितने भी बॉक्सर के संग मैंने फाइट की है और जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ उन सब के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। यू नोटिस करता है कि यू तो खड़ा हो चुका है और यू तो की आंखों में एक अलग ही चमक है। ये चमक यू को जे की याद दिलाती है, क्योंकि इसी समय यू ने ये चमक जे की आंखों में देखी थी, और यही चमक और रोशनी है जिसको पाने के लिए यू फाइट कर रहा है। यूतो को एक बार फिर खड़ा देखकर क्राउड पागल हो गया है। सब के सब यूतो को चीयर कर रहे हैं। बच्चा, जोश, यामागुची सब के सब हैरान हैं। यहाँ तक कि कोच मिसाकी भी ये देखकर हिल गए हैं। फाइट शुरू होती है। यूतो का पंच यू के एकदम सामने है। यू से बार बार बचता है। तभी यू यूतो का दूसरा पंच देखता है जो कि उसकी साइड से उसे हिट करने वाला है, पर यू उसे भी डॉज कर लेता है। इसके बाद यू तो यू पर कई सारे पंच थ्रो करता है। यू उसके सारे पंचेस को डॉज कर रहा है, पर फाइट को देखने में ऐसा लग रहा है कि यू तो यू पर प्रेशर बना रहा है। ये देख कर के सोचता है कि ये तो मेरी उम्मीद से भी परे है। मिसाकी को भी यकीन नहीं हो रहा है। कलीन और बॉब भी यूतो का ये रूप देखकर हैरान है। ऐसा लग रहा है कि मानो यूतो यू को पीछे धकेल रहा है। यूतो की आंखों में एक अलग ही रोशनी है। मिसाकी सोचते है कि इसमें कोई शक नहीं कि यूतो एक स्ट्रॉन्ग बॉक्सर है। उसने अपने ऊपर कड़ी मेहनत की है, और इतनी ज्यादा मेहनत के बाद भी उसमें एक चीज मिसिंग थी। वो चीज है फ्रीडम, जो जीनियस के पास होती है। जितना ज्यादा एक व्यक्ति उसे पाने की कोशिश करता है वो व्यक्ति से उतनी दूर चली जाती है, और इसलिए फ्रीडम सिर्फ जीनियस के पास ही होती है। पर यूतो को ये मिल चुकी है। यूतो इस दुनिया में बिना टैलेंट के पैदा हुआ, पर अपने एफर्ट के कारण वो वर्ल्ड चैंपियन बन गया, और अब उसे टैलेंट भी मिल गया है, और अब से उसकी ग्रोथ एक अलग ही लेवल पर पहुंचने वाली है। आज के दिन एक मॉन्स्टर पैदा हुआ है। यूतो यू को पंच मारने आगे बढ़ता है, पर तभी यूतो को हिट करता है। यूतो की हालत खराब हो गई है।
इसके बाद दूसरा हिट, पीटर, बच्चा जोश, यामागुची सबके सब चिंतित है। यूतो को लगातार हिट कर रहा है। उसने यूतो को रोप में घुसेड़ दिया है। वो कहता है कि दिखाओ मुझे वो रोशनी क्या है। यूतो फिर से नॉकडाउन हो जाता है। यू जे को याद करते हुए कहता है कि मुझे वो रोशनी देखनी है। यू ने अपनी ट्रू स्ट्रेंथ दिखा दी है। ये देखकर कोच के बावला हो गया है। मिसाकी टॉवल थ्रो करती है और ये मैच यहीं खत्म होता है। यूतो के लिए स्ट्रेचर मंगाई जाती है। बेल बजती है। यू ये मैच जीत चुका है। यूतो में पंच मारता है कि देखकर सीरियस हो जाता है। यूतो को रोप में घुसेड़ देता है। के कहता है कि ये हुई ना कुछ बात, मैं इसी का इंतजार कर रहा था, मैं जानता था कुछ ऐसा ही होगा। यूतो में लगातार पंच मारता है। कोच मिसाकी टॉवल थ्रो करती है। ये मैच जीत जाता है। यूतो को स्ट्रेचर से बाहर निकाला जाता है। यूतो को ही देख रहा है। तभी कोच मिसाकी यू को कहती है कि क्या तुम उसे जान से मारने की सोच रहे थे। वो यू को चाटा मारने की कोशिश करती है, पर तभी के उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुम मेरे बॉक्सर पर वायलेंस नहीं कर सकती। मैं जानता हूँ कि यूतो की हालत क्रिटिकल है, पर बॉक्सिंग में तो ऐसा होता ही रहता है। तुम गुस्सा क्यों हो रही हो। मिसाकी अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है कि क्या कहा बॉक्सिंग, क्या ये कोई बॉक्सिंग थी, तुम मॉन्स्टर हो। ये सुनकर के स्माइल करता है और वहीं हैवीवेट चैंपियन आर्नो टायर दूर खड़ा यू को देख रहा होता है। उसकी नजर यू पर है। यू तो ताकेडा हॉस्पिटल में है। डॉक्टर मिसाकी को बताता है कि अगर सही कहूँ तो उसकी हालत ठीक नहीं है। उसका जबड़ा बड़ी गंदी तरह टूटा है। अगर वो रिकवर हो भी गया तो बॉक्सिंग करने के लायक नहीं रहेगा। मिसाकी उसके बगल में बैठी है। वो अपने टॉवल थ्रो करने के मूवमेंट को याद करते हुए सोचती है कि काश मैंने कुछ समय पहले टॉवल को थ्रो कर दिया होता। नहीं, काश मैंने उसे बॉक्सिंग ही नहीं सिखाई होती। वो रोते हुए मियो और हिरोटो से माफी मांगती है। तुम दोनों ने इसे मेरे पास छोड़ा, पर मैं इसे सही से पाल भी नहीं सकी। मैं एक कलंक हूँ। यू तो मिसाकी को देखता है। वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। मिसाकी उसे चुप होने की कहती है। वो कहती है कि क्या तुमने सुना नहीं कि डॉक्टर ने क्या कहा है। यू तो मिसाकी को धन्यवाद करता है। ये सुनकर मिसाकी उसके संग बिताए हुए मोमेंट याद करती है कि कैसे उसने यूतो को उसकी पूरी जिंदगी ट्रेन किया है। वो सोचती है कि मुझे तुम्हें धन्यवाद करना चाहिए। यूतो के लिए फ्रूट बास्केट रखी है। असल में ये बास्केट यामागुची ने सेंड की है, जिसमें उसका नोट भी है, जिसमें वो कहता है कि तुम्हारे ठीक हो जाने के बाद क्यों ना हम मिले। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। डॉक्टर बताता है कि यूतो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वो बढ़िया रिकवर हो रहा है। ऐसी उम्मीद है कि हम उसे समय से पहले डिस्चार्ज कर दे। और हमारे हॉस्पिटल में एक यंग पेशेंट है जो कि यूतो का बहुत बड़ा फैन है। अगर यूतो उससे मिले तो वो बहुत खुश होगा। तभी वो बच्चा यूतो से मिलने आता है। वो बहुत एक्साइटेड है। वो यूतो से बात कर रहा है और वहीं उसकी मदर मिसाकी से। वो कहते हैं कि मैं हमेशा चाहती थी कि हम एक दूसरे से मिले ताकि मैं यूतो का धन्यवाद कर पाऊँ। यूतो के डोनेशन ने हमारी बहुत मदद की है, तो मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरे सन को रेयर अनडायग्नोज डिजीज है। क्या तुम्हें पता है उसे हर दिन उस डिजीज के संग जीने में कितना साहस चाहिए होता है। हमें नहीं पता कि कब उसकी तबीयत बिगड़ जाए और कब उसे ट्रीट किया जा सकता है। मेरा बच्चा हमेशा निराश और डर से सामना करता है। मैं सिर्फ डोनेशन के लिए ही आभारी नहीं हूँ। मेरा बच्चा जब भी यूतो को वापस खड़ा होते हुए देखता है तब तक वो जोश से भर जाता है। बच्चा यूतो से कहता है कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा मैं बड़ा होकर तुम्हारे जैसा स्ट्रॉन्ग बनूंगा। यूतो को उसमें अपना बचपन दिखता है, क्योंकि यही सेम बात उसने अपने फादर से कही होती है। वो अपने फादर से कहता है कि मैंने कड़ी मेहनत की है ताकि मैं तुम्हारे जितना स्ट्रॉन्ग बन सकूं। इसके बाद यूतो रोने लगता है। वो खुद से पूछता है कि क्या मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। उसका फादर उसे बताता है कि तुमने कड़ी मेहनत की है, मुझे तुम पर गर्व है। बच्चा पूछता है कि तुम रो क्यों रहे हो, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। 31 विन्स और 5 लूजेस के साथ जूनियर वेल्टरवेट वर्ल्ड चैंपियन यूतो ताकेडा बॉक्सिंग वर्ल्ड से संन्यास लेता है। सीन शिफ्ट होता है दो व्यक्ति पर जो कि यूतो और यू का मैच देख रहे हैं। ये दोनों सैंटोरिनो ब्रदर है। मिडलवेट वर्ल्ड चैंपियन फैब्रिजियो सैंटोरिनो कहता है कि ये लड़का है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। उसका ब्रदर मार्को सैंटोरिनो कहता है कि ये तुम्हारी डिवीजन में आने वाला है, ये तुम्हारे लिए चैलेंजिंग होने वाला है। फैब्रिजियो कहता है कि कहीं भी और कभी भी मैं इसके लिए तैयार हूँ। हम इसके संग वो करेंगे कि इसे जिंदगी भर तक याद रहेगा। ये स्पेशल एपिसोड है जिसमें हमें कुछ कैरेक्टर्स के बैकग्राउंड के बारे में जानने को मिलेगा। कंस्ट्रक्शन साइट पर जे का फादर यू और यूतो का मैच देखकर कहता है कि यू सही में बहुत डेंजरस है। तभी एक लड़का कहता है कि मैं सीरियस हूँ, मैंने अपने स्कूल के दिनों में यू से फाइट की है। ये लड़का उन बुली में से एक है। वो बताता है कि मैं उसे अपने राइट से हिट करने वाला था, पर उसने मुझे काउंटर कर लिया। मैं उसे नॉकडाउन करने ही वाला था। तभी जे का फादर कहता है कि क्या कहा नॉकडाउन करने वाला था, मैंने सुना है कि मेरे सन जे ने भी तुम्हें डिफीट कर दिया था। बुली कहता है कि और वो इसलिए क्योंकि तुमने उसे बॉक्सिंग सिखाई थी और वो अब तो अपना प्रो डेब्यू मैच भी जीत गया है, उसका एक अलग लेवल है। फादर कहता है कि तो तुम बॉक्सिंग क्यों नहीं करते। बुली कहता है कि मैं स्टार्ट करूंगा, फिर तुम मुझे रोकने की कोशिश मत करना जब मेरी वजह से जे की रैंकिंग नीचे गिरने लगे। फादर कहता है कि क्यों नहीं, मैं जे को बताऊंगा कि वो तुमसे संभल कर रहे, पर आने वाले 50 साल बाद। बुली कहता है कि अच्छा मजाक है, 50 साल तुम्हें लगता है कि मुझे इतना टाइम लगेगा, लगता है मुझे सही में
बॉक्सिंग सीखनी होगी। शाम हो जाती है और बुली अपने घर की ओर निकल जाता है। वो रास्ते में जे को देखता है जो कि प्रैक्टिस कर रहा है। जो उसके बगल में से निकल जाता है। वो जे को देखते हुए सोचता है कि मैं नहीं जानता कि मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना है। मुझे नहीं पता कि मैं किस चीज में अच्छा हूँ, पर मैं अब भी कुछ कर सकता हूँ। मैं सिर्फ जी रहा हूँ। और जे वेल्टरवेट डिवीजन में 7th रैंक पर है। वो आगे बढ़ता जा रहा है और मैं यहीं रुक गया हूँ। इसके बाद वो अपने फ्रेंड से मिलने जाता है। वो उन्हें बताता है कि मैंने बहुत कुछ ट्राई किया पर मुझे कुछ काम नहीं जच रहा है। लगता है कि मैं मिलिट्री ज्वाइन कर लूंगा। मैंने कॉस्मेटोलॉजी का एग्जाम भी दिया था पर मैं उसमें फेल हो गया। इसके लिए मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। वो कहता है कि मैं इस समय सोचता हूँ कि रियो क्या कर रहा होगा। तभी दूसरा बुली कहता है कि मैंने सुना है कि अपनी डिफीट के बाद उसने स्कूल को छोड़कर एक गैंग ज्वाइन कर ली थी। तभी तीसरा बुली कहता है कि वो बहुत ही घटिया बंदा है। अगर वो जेल में भी हो मुझे हैरानी नहीं होगी। इसके बाद वो वहाँ से भी जाने लगता है। उसने ज्यादा पी ली है, उसे नशा हो रहा है। वो सोचता है कि एक समय पर मैं वर्ल्ड चैंपियन को मारा करता था। वो रोते हुए कहता है कि अगर सही कहूँ तो मैं एक बेवकूफ हूँ। ये स्टोरी कासिम की है। वो अपने असिस्टेंट सेबेस्टियन से कहता है कि मुझे अभी रियलाइज हुआ बॉक्सिंग जैसे स्पोर्ट में बहुत से रूल है, पर मैं एक आजाद परिंदा हूँ, तो इसलिए मैं उस स्पोर्ट में सही से फिट नहीं बैठ पा रहा था। भले मेरे जैसे बंदे से कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वो सिर्फ मैंस के बीच में टॉप पर पहुंचे। यह असली फाइट नहीं है, असली फाइट तो कहीं और है। सही समझे, मैं अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर बनने के लिए पैदा हुआ हूँ। वो अपने कपड़े फाड़ते हुए कहता है कि तो चलो सेबेस्टियन, तुम मुझे इस अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर बनते हुए देखोगे। सेबेस्टियन सोचता है कि यंग मास्टर बहुत काइंड है, पर लगता है कि वो दिमाग से पैदल है। इसके बाद कासिम एक कैट से फाइट करने लगता है। इस कारण उसे पुलिस कैच कर लेती है। कासिम कहता है कि वो बिल्ली नहीं बल्कि एक लड़का था और हम दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट का पता लगाने के लिए फाइट कर रहे थे। तभी वहाँ पर जाहद ग्रुप की लीगल टीम आती है और कासिम को पुलिस स्टेशन से छुड़ा लेती है। कासिम रशिया की ओर निकलते हुए कहता है कि मैं तो सबसे नीचे से ऊपर उठने की सोच रहा था, पर मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है। चलो रशिया चलते हैं। कोडिक बियर मेरे लिए एक परफेक्ट अपोनेंट होगा। और वहीं सेबेस्टियन कासिम के फ्यूनरल की तैयारी करता है। वो दोनों रशिया में पहुंच गए हैं। कासिम चिल्लाता है कि कोडेक बियर बाहर आओ, चलो फाइट करते हैं। तभी वहाँ से एक व्यक्ति बाहर आता है। कासिम को लगता है कि ये कोडेक बियर है। कासिम उस पर अटैक करने आगे बढ़ता है, पर तभी वो व्यक्ति कासिम को एक पंच में ढेर कर देता है। असल में ये व्यक्ति क्रूसरवेट वर्ल्ड चैंपियन विक्टर किरकोरियोविच है। ओथर कहता है कि मैं सोचता हूँ कि जब मेरा चाइल्ड पैदा होगा तो मुझे कैसा लगेगा। मैं इस मैनवा का क्रिएटर अभी सिंगल हूँ तो मैं इमेजिन नहीं कर सकता, पर अगर मैं इसे इमेजिन करने की हिम्मत करूँ, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मुझे बहुत डर लगेगा। मुझे चिंता होगी कि क्या मैं अपने चाइल्ड की परवरिश सही से कर पाऊंगा और क्या मैं एक अच्छा फादर बन पाऊंगा। बाद में मैं बहुत सैड महसूस करूंगा क्योंकि मेरे चाइल्ड को ग्रो होते हुए पेन और सैडनेस का सामना करना होगा। और इसके बाद मैं ये निश्चित करूंगा कि मैं अपनी फैमिली को सब कुछ प्रोवाइड करा सकूं। और आखिरकार स्टील और जीन पियर को मारिया नाम की एक लड़की पैदा होती है। स्टील बाथरूम जाते हुए कहती है कि जीन मारिया का ध्यान रखना। जीन मारिया को संभाल रहा है और आज के दिन उन्हें फैमिली वेकेशन पर जाना है और उसने अभी तक पैंट भी नहीं पहनी है। वो सोचता है कि मुझे जल्द ही ट्रिप प्रिपरेशन फिनिश करनी होगी। इसमें मुझे और वेकेशन का टाइम मिलेगा, जिसका मतलब मैं बेटर डैड बन पाऊंगा। जितना मैं स्टील के पैटर्न को जानता हूँ, मुझे लगता है कि वो बाथरूम से बाहर आने में 1 मिनट लेगी। वो कहता है कि मैं 1 मिनट के अंदर सब कुछ कंप्लीट कर दूंगा। अगर मारिया को मैंने खुद से 3 सेकंड भी दूर रखा तो वो रोना शुरू कर देगी। तो मुझे उसे अपने पास रखते हुए जल्द से प्रिपरेशन को फिनिश करना होगा। सबसे पहले फॉर्मूले के लिए पानी को गर्म करो और इसके बाद फ्राइड एग्स का एक सिंपल ब्रेकफास्ट। इसके बाद फॉर्मूला बोतल। मारिया इसी से ड्रिंक कर रही होगी तो मुझे इसे सही से साफ करना होगा। मैं इसे एक हाथ से साफ नहीं कर सकता। मारिया और मेरी बॉडी के बीच में 5.5 डिग्री का गैप है। मैं एक एक करके दोनों हाथों का यूज करूंगा और बोतल को वॉश करूंगा और मारिया को भी इस एंगल पर रखूंगा। ऑफ कोर्स मुझे मारिया के बैग को गीला नहीं करना है, इसलिए मैं उसे पकड़ने से पहले हाथ को साफ करूंगा। और मुझे ये नहीं भूलना है, मुझे उसके लिए कंफर्ट बनाए रखना है। परफेक्ट, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग जा रहा है। मैं सब कुछ सही से कर रहा हूँ। तभी उसका फोन बजने लगता है। वो सोचता है कि इस फोन की आवाज ने मेरा पूरा पैटर्न बिगाड़ दिया है और अब पानी की बूंदे फ्राइंग पैन में चली गई है। मुझे इमरजेंसी एस्केप करना होगा। वो मारिया को दूर ले जाते हुए सोचता है कि मारिया की सेफ्टी सबसे जरूरी है, पर अगर मैंने इस सिचुएशन को ऐसे ही छोड़ दिया तो मुझे स्टेला की चिक चिक सुननी पड़ेगी। नहीं, 3 सेकंड्स, मैं 3 सेकंड्स में कर सकता हूँ और मेरे पास मेरा सीक्रेट वेपन भी है। वो मारिया को रखता है और सेकंड के कुछ हिस्सों में अपना काम करने लगता है। वो 0.3 सेकंड में पानी गर्म और 0.6 सेकंड में ब्रेकफास्ट और 1 सेकंड होते हुए बोतल को साफ करता है। 1.5 में अपनी कॉल उठाकर पूछता है कि तुम्हें क्या काम है। 2.1 सेकंड हो चुके हैं। मारिया इरिटेट होने लगी है और वही जीन को पता चलता है कि उसे इंश्योरेंस कंपनी की कॉल आई है। 2.9 सेकंड बीत चुके हैं और मारिया जब मर्जी रो सकती है, पर तभी जीन उसके मुंह में बिन की को लगा देता है। वो सोचता है कि
क्योंकि मुझे पता था कि कुछ ऐसा हो सकता है, इसलिए मैंने अपना सीक्रेट वेपन तैयार कर रखा था और इसमें मुझे कम से कम 5 सेकंड्स और मिल जाएगी। इन 5 सेकंड में सब कुछ करके अपनी पैंट्स भी पहन लूंगा। वो पैंट्स पहनते हुए देखता है कि मारिया इरिटेट हो रही है। वो सोचता है कि क्या बिनकी ने काम करना बंद कर दिया, कहीं मुझे उसका डायपर तो चेंज नहीं करना। वो मारिया की ओर जाने लगता है, तभी मारिया शोर मचाने लगती है। स्टेला बाथरूम से बाहर आकर देखती है कि जीन उसके सामने आधी पैंट पहने खड़ा है। वो कहती है कि मैं सिर्फ कुछ ही पल के लिए अंदर गई थी, यहाँ पर क्या चल रहा है। वहीं जीन पियर सोचता है कि मैं फेल हो गया। अब बात करता है यूतो की। कोच मिसाकी उसे गुस्से से देख रही है। यूतो उसके जिम की सफाई कर रहा है। मिसाकी बॉक्सिंग जिम, एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और एक वर्ल्ड चैंपियन ट्रेनर, जिसे एक समय पर बेस्ट इन फाइटर इन द वर्ल्ड कहा जाता था, उसके टाइटल के साथ उन्हें अभी तक मालामाल हो जाना चाहिए था, पर उनका जिम अभी तक खाली है और इस सब का कारण है यूतो ताकेडा। अपने लास्ट मैच के बाद यूतो एक नेशनल हीरो बन जाता है। वो पूरे नेशन पर छाया हुआ था। उसने कई इंटरव्यू, शोज और कमर्शियल किए। लोग यूतो से इतने इम्प्रेस थे कि उस समय उनके नेशन में एक गोल्डन एरा ऑफ बॉक्सिंग का जन्म हुआ। मिसाकी यूतो को बताती है कि जब लोहा गर्म हो तभी उस पर हथौड़ा मारना चाहिए। लेजेंडरी बॉक्सिंग चैंपियन यूतो ताकेडा पर्सनली खुद मिसाकी के जिम में बॉक्सिंग सिखाने वाला था, जिसके कारण उसके जिम में भीड़ लग गई। मिसाकी के मालामाल होने का समय आ गया था। खैर, मिसाकी को इसकी उम्मीद थी। यूतो लोगों को ट्रेन करने लगता है। ट्रेनिंग करते हुए उनकी हालत खराब हो जाती है। यूतो बताता है कि ये तो सिर्फ बिगनर्स के लिए ट्रेनिंग है, अगर तुम्हें प्रो बनना है तो तुम्हें इससे 5 टाइम ज्यादा ट्रेन होना होगा। यूतो के ट्रेनिंग के चलते मिसाकी के जिम की भीड़ कम होने लगती है और धीरे धीरे उसके जिम में कोई भी नहीं बचता और अब यूतो के लिए एक ही काम रह गया था, जिम को साफ करना। वो मिसाकी से कहता है कि देखो कोच, मैंने फ्लोर को इतना रिगड़ा है कि अब तुम उसमें अपनी शक्ल देख सकते हो। क्लीनिंग के लिए भी एफर्ट्स बहुत जरूरी है। वहीं मिसाकी सोचती है कि लगता है कि अब मुझे जिम को बंद करना होगा। लगता है कि इसे काम से जी चुराना आता ही नहीं। यूतो यामागुची की शॉप पर है। वो कहता है कि आजकल के लड़कों में वो ड्राइव ही नहीं है। यामागुची कहता है कि सही कहा। वो मन में कहता है कि लड़के ऐसे ही होते हैं, तुम अलग हो, तुम्हारे में बहुत ज्यादा ड्राइव है। यूतो कहता है कि मुझे लगता था कि अगर मैं मेहनत करूँ तो जिम और बढ़िया चलेगा, पर चीजें और बिगड़ गई। मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, लगता है कि मैंने सही में मेहनत नहीं की, मुझे और ज्यादा मेहनत करनी होगी। वहीं यामागुची सोचता है कि लगता है कि कोच मिसाकी का जिम सही में बंद होकर रहेगा। तभी उसे एक सोल्यूशन याद आता है। वो यूतो से पूछता है कि क्यों ना तुम एक ब्लाइंड डेट पर जाओ। मेरी शॉप पर एक लड़की आती है, मुझे लगता है कि वो तुम्हारे लिए ठीक रहेगी। यूतो लड़की से खुद को इंट्रोड्यूस करता है। वो कहता है कि मैं यूतो ताकेडा, 5 फुट 7 इंच, 145.5 पाउंड, 30 साल का हूँ। मेरी हॉबी साफ सफाई और मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बॉक्सिंग है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। लड़की कहती है कि हेलो, मेरा नाम यूको होशी है। तो चलो यूको होशी की बात करते हैं। यूको यामागुची की शॉप पर आती है। यामागुची बताता है कि आज के एप्पल बहुत ताजा है। इसके बाद यूको कहती है कि मेरे बैग में जो मर्जी डाल दो। ये सुनकर यामागुची चौंक जाता है। यूको कहते हैं कि कुछ भी चलेगा। यामागुची कोच मिसाकी से कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम्हारा जिम सही नहीं चल रहा। मिसाकी कहते हैं कि हाँ, यूतो कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहा है। यामागुची कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, तुम्हें तो पता ही होगा कि एक दो लवर एक जैसे बन जाते हैं। मैं यूतो को उसके अपोजिट पर्सनालिटी से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। यूतो सोचता है कि मैंने सब कुछ रट्टा मार लिया है, मैंने इस मूवमेंट की कई बारी प्रैक्टिस की है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा है। वो कहता है कि तो क्यों ना पहले हम कुछ खा ले। यूतो मेन्यू को चेक करते हुए पूछता है कि तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें क्या लेना है। यूको कहती है कि मुझे तो कुछ भी चलेगा। यूतो सोचता है कि क्या कहा कुछ भी, पर किसी का भी मील तो उसके एक्सरसाइज, गोल्स, न्यूट्रिशन, बैलेंस और कई कंडीशन पर डिपेंड करता है। भला तुम कैसे कुछ भी ऑर्डर कर सकती हो। वो यूको के फूड को देखते हुए सोचता है कि ये क्या चीज है, मैंने ऐसा कुछ कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। क्या तुम सही में इसे खाने वाली हो। वहीं यूको कहते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में पहली बार कुछ ऐसा फूड देखा है। इसके बाद वो उसे खाने लगती है। यूतो पूछता है कि टेस्ट कैसा है। यूको हंसते हुए कहती है कि ये तो बहुत बेकार है। यूको की स्माइल इतनी ब्राइट थी कि इसने यूतो को भी हंसी छुड़ा दी। यूतो कहता है कि तुम तो बहुत फनी हो। माना जाता है कि अपोजिट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यामागुची कोच मिसाकी को कहता है कि हमने कर दिया कोच, वो दोनों और डेट्स पर जाने को रेडी है। इसके बाद वो दोनों बॉलिंग और फिर जू जाते हैं। धीरे धीरे उनका प्यार गहरा होने लगता है। यूतो कहता है कि जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ मुझे बहुत अच्छा और रिलैक्स महसूस होता है। मैं अपनी लाइफ में पहली बार कुछ ऐसा महसूस कर रहा हूँ। यूको कहती है कि ये सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। यूतो बताता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने गोल को पाने में समर्पित की है, पर मेरे प्रो बॉक्सर करियर खत्म होने के बाद मुझे बेचैनी होने लगी थी कि बॉक्सिंग के बाद मैं एज अ कोच क्या करूंगा। क्या इससे मीनिंगफुल कुछ नहीं है जो मैं कर सकता हूँ। क्या मुझे और मेहनत करनी चाहिए। मुझे इन सब की चिंता थी। यूको कहते हैं कि सही कहूँ तो मुझे भी ऐसा लगता था। मैंने कड़ी मेहनत की ताकि मैं और उसे आगे निकल सकूं, पर एक दिन मेरे मन में नफरत के अलावा कुछ भी नहीं बचा। मुझे खुद से नफरत हुई।
मैं औरों से बेटर नहीं हूँ। मुझे इस वर्ल्ड से नफरत हुई जिसने मुझे ऐसा बना दिया। तब मैंने खुद से पूछना शुरू किया, क्यों मैं सबसे नफरत कर रही हूँ? क्यों मुझे औरों से अच्छा होना है? क्यों मुझे औरों से ज्यादा पैसे कमाना, अच्छा खाना और अच्छे कपड़े पहनना है? मुझे नहीं लगता कि मुझे इन सब की जरूरत है। क्या होगा अगर मैं औरों के जैसे अच्छी नहीं हुई तो? क्या होगा अगर मैं चीप कपड़े पहनूं? क्या मेरा खुद से और आसपास के लोगों से प्यार करना काफी नहीं है? और उस समय मैं आजाद हो गई। मैं यूं नहीं कह रही कि मेहनत करना बेकार है। मेरा मानना है कि जो व्यक्ति अपनी लगन से काम करता है वो बहुत बढ़िया व्यक्ति है। यूं तो मुझे लगता है कि लाइफ एक गिफ्ट है। इसी दौरान यामागुची को मिसाकी की कॉल आती है। वो चिल्लाती है कि यूं तो कुछ ज्यादा ही रिलैक्स हो गया है।